adaptation and mitigation. Let's get into it, guys. हमारे पास टाइम कम है and we have to do a considerable lot. Climate adaptation and mitigation. Okay. Let's write down quickly. इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, आपके बुक में जो लिखा है वो insufficient है friends. You'll have to begin writing down notes for this piece. ठीक है. Let's write down first. मैंने वैसे आपको पहले बताया है, मिटिगेशन मतलब आप जो रूट कॉज है ना उसको अटैक कर रहे हो, अडैप्टेशन मतलब आप इफेक्ट को एड्रेस कर रहे हो. ठीक है, यही बेसिक डिफरेंस है. पर क्लाइमेट केस में ऑब्वियसली आपको इससे बहुत ज्यादा जानना है. ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हिच इज द कॉज, व्हिच इज द इफेक्ट, ओके, तो यू हैव टू रियलाइज दैट वी आर अटैकिंग द कॉज इन मिटिगेशन एंड वी आर अटैकिंग द इफेक्ट इन अडैप्टेशन. इन एन एसेंस अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो लेट्स राइट क्लाइमेट, फर्स्ट करते हैं अडैप्टेशन. ओके, यहां पे लिखेंगे अडैप्टेशन के बाद इफेक्ट. ओके, वी आर अटैकिंग द इफेक्ट्स इन दिस केस. देखिए, अडैप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज, adapting communities and nations to climate change. Okay, and the next one is climate mitigation. हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल है कि आपको एक एमसीक्यू दे दिया जाए जिसमें कि चार या पांच तरह के स्टेप्स हो और आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द अबव और हाउ मेनी ऑफ द अबव आर रिलेटेड टू एडेप्टेशन, क्लाइमेट एडेप्टेशन. तो आपको वो आप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. तो लेट्स राइट डाउन क्लाइमेट मिटिगेशन फर्स्ट. डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल्स भी लिखेंगे. गाइस चैट थोड़ी देर में देखेंगे, प्लीज मेरे साथ लिखिएगा प्लीज. ठीक है, दिस इज द कॉज. ओके, एड्रेसिंग द कॉज, ऐसे लिखिए, एड्रेसिंग द कॉज. ओके, इसमें लिखिए, इसके दो पार्ट्स होते हैं, इनफैक्ट टू पार्ट्स होते हैं. ओके, नंबर वन इज टू रिड्यूस द एमिशंस. टू रिड्यूस एमिशंस, एमिशंस मतलब आप समझ जाएंगे स्ट्रेट अवे, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की बात हो रही है. तो फर्स्ट इज टू रिड्यूस द एमिशंस. ओके, एंड सेकंड इज टू नॉर्मलाइज effect of heat trapping by greenhouse gases. ठीक है, क्लाइमेट मिटिगेशन के दो फैक्टर्स होते हैं. फर्स्ट, आप एमिशंस रिड्यूस करते हो जहां तक पॉसिबल है, और दूसरा कि जो आपने एमिशन आपने कर दिया ऑलरेडी, तो उसका जो हीट ट्रैपिंग पोटेंशियल है, जो कल हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. क्या आप लोग देख पा रहे हो मुझे फ्रेंड्स? प्लीज लेट मी नो इन द चैट. कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? अब ठीक है सब कुछ? प्लीज लिखिए, फिर मैं समझाता हूं. आई डिड नॉट सी कि आप लोग का चल नहीं रहा था. आई वाज अनअवेयर. प्लीज सॉरी, आप लोग लिखो, देन वी विल डिस्कस. ठीक है, लिखिए, सॉरी, आई थॉट आपका चैट नहीं चल रहा था इसलिए. गुड, ठीक है, लिखो इसको, फिर मैं एग्जांपल आपको बताता हूं इसका. ठीक है, इसके दो पार्ट्स आप लिख लेना प्लीज, क्योंकि क्वाइट पॉसिबल है मैं इस पे लिखूंगा एक्सपेक्टेड एमसीक्यू. ठीक है, ये बहुत उत्तम सवाल है क्योंकि कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है. आपको अगर ऑप्शन सही वाला मार्क करना होगा तो यू विल हैव टू नो कि डेफिनेशन किसका क्या है, कौन सा इफेक्ट है, कौन सा कॉज है. यू आर लेट. नो यू आर नॉट लेट. हम बस अभी चालू के अमित, सॉरी अनिरी, अभी चालू के. बस ये पहला स्लाइड है, लिख लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको एग्जांपल्स लिखाऊंगा. फ्रेंड्स, ये नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं. इस पे आपका प्रीलिम्स में सवाल बनता है, मेंस में तो डेफिनेटली आई वुड प्रिपेयर फॉर अ 250 वर्ड आंसर ऑन दिस 100%. ठीक है, ये ज्वलंत टॉपिक्स में से अगर आप देखोगे ना, COP 28 में इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है, तो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट. ठीक है, अब एग्जांपल्स लिखें फ्रेंड्स, लिखेंगे प्लीज एग्जांपल्स. आपका चैट से शुरू करने के लिए कोई टेंशन नहीं है, आप अगर देख पा रहे हो मेरे लिए बस वही काफी है. ठीक है, ओके, मुझे बताइए एडेप्टेशन के कुछ एफर्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. एडेप्टेशन के एफर्ट्स बताइए, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ एडेप्टेशन एफर्ट्स. फॉर एग्जांपल लेट्स राइट दिस हियर. आई एम गिविंग यू 5 एग्जांपल्स. हमको बताइएगा कौन कौन सा एडेप्टेशन है. देखो फिर आपको पता चल जाएगा किस तरह का आप ये एमसीक्यू एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, मैं 5 एग्जांपल्स बता रहा हूं, मुझे बताओ इनमें से कौन कौन से एडेप्टेशन है और कौन कौन से मिटिगेशन है. आप समझ जाएंगे अपने एडेप्टेशन कौन से, मिटिगेशन कौन से. ओके, फर्स्ट रिड्यूसिंग वेस्ट ऑफ फूड, बिल्डिंग सी वॉल्स. ओके, law banning monocropping. Afforestation program. हाँ फ्रेंड्स, हमको बताओ इनमें से एडेप्टेशन कौन कौन से हैं, मिटिगेशन कौन कौन से हैं. बताइए एडेप्टेशन कौन कौन से, मिटिगेशन कौन कौन से. सर बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए, इस पे फोकस करो. पीछे से क्लास चलेगी साइड में, नो प्रॉब्लम, वी शुड फोकस ऑन दिस राइट नाउ. टेल मी व्हाट इज माय एडेप्टेशन मेथड. कैन आई से कि मेरा जो फूड है, एक एक करके देखते हैं गाइस. रिड्यूसिंग वेस्ट ऑफ फूड. देखिए, कोई भी बिहेवियरल शिफ्ट होगा ना, बिहेवियरल शिफ्ट, ठीक है, कोई भी बिहेवियरल शिफ्ट जो है वो हमारा एडेप्टेशन के अंदर आता है, ध्यान रखेंगे आप. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई से कि हम फूड वेस्टेज नहीं करेंगे, पानी कंजर्वेशन करेंगे, इंडिविजुअल लेवल वाले जो भी हैं. ठीक है, बिहेवियरल शिफ्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये आ गया मेरा एडेप्टेशन. ओके, बिल्डिंग सी वॉल्स. अब बताइए बिल्डिंग सी वॉल्स मतलब क्या कर रहे हो आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो ताकि आने वाला पानी जो है वो प्रोटेक्ट कर सको, अपने लैंड को प्रोटेक्ट कर सको, कोस्टल इरोजन रोक सको. एडेप्टेशन. लॉ बैनिंग मोनोक्रॉपिंग. अब बताइए इफ आई बैन मोनोक्रॉपिंग व्हिच मींस व्हाट एम आई डूइंग, आई एम प्रोटेक्टिंग माय सॉइल, आई एम मेकिंग श्योर कि वो ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो. करेक्ट, जितना मोनोक्रॉपिंग करूंगा मैं उतना सॉइल न्यूट्रिएंट कम होता जाएगा, उतना वो सॉइल इवेंचुअली एरेबल लैंड नहीं रहेगा. करेक्ट, सॉइल डिग्रेडेशन होगा. अगर सॉइल डिग्रेडेशन हुआ मतलब आप पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, तो मतलब ये क्या हो गया, व्हाट इज इट एडेप्टेशन और इज इट मिटिगेशन. मिटिगेशन, करेक्ट. ठीक है, यू आर एड्रेसिंग द रूट कॉज. अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जितने ज्यादा पेड़ लगाओगे उतने ज्यादा आप जीएचजीस को कंट्रोल कर सकते हो. करेक्ट, अफॉरेस्टेशन इसलिए तो हेल्प करता है. मिटिगेशन. बताइए 100% इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन.
बताइए इसका क्या होगा? हाँ, आई गो फॉर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन, मतलब मैं डीजल और पेट्रोल से हट रहा हूँ। क्लीनर मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं क्लीनर मोबिलिटी सिस्टम्स। आपके मेट्रो, आपके जितने सारे मोनो रेल, हाँ, क्लीनर मोबिलिटी सिस्टम्स कहते हैं इसको। मतलब क्या है, आप अपने एमिशंस घटा रहे हो इससे। आपके जो एमिशंस थे, जो कार्बन फुटप्रिंट था आपका, वो घट रहा है क्योंकि आपने भाई इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो आप। यस और नो? व्हाट हैपेंस? इज दिस माय मिटिगेशन एफर्ट? बताइए, बोले तो कुछ समझ नहीं आया। देखो, रिड्यूसिंग वेस्ट ऑफ फूड जो बिहेवियरल चेंज होता है बंदे का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कंजर्विंग वाटर, इफ आई से कि मैं एक लॉ बना देता हूँ आज कि आज लोग सिर्फ अब ग्रीन व्हीकल्स चलाएंगे, तो क्या हो गया वो? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? अगर आपने लॉ निकाला है, मतलब आप इवेंचुअली यू आर लुकिंग टू गो अहेड एंड रिड्यूस एमिशंस, मतलब आप रूट कॉज को एड्रेस कर रहे हो। हमारा जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो क्यों हो रहा है? एमिशंस के चलते ज्यादा एमिशंस हो रही है। तो जहां पे आप एमिशंस को कंट्रोल करने की बात करोगे डायरेक्टली, वो हो जाएगा हमारा मिटिगेशन एफर्ट। और एडेप्टेशन क्या है कि वो सारी चीजें जिससे हम और आप बेटर एडजस्ट कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज को फेस करने के लिए। तो आप बताओ आप मुझे, क्या मेरा अगर मैं फूड अपना वेस्टेज कम करना शुरू करता हूं, कैन वी बिकम मच मोर रेजिलिएंट? थिंक ऑफ इट। इससे क्या आप डायरेक्टली किसी तरीके से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम कर पाओगे? नहीं। पर आप एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, यू आर दैट मच मोर फूड सिक्योर। आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज के चलते आगे दिनों में आने में हमारा प्रोडक्टिविटी कम होगा, तो मतलब हमारे पास ग्रेन्स ज्यादा रहेंगे। एडेप्टेशन, करेक्ट। बिल्डिंग सी वॉल्स, आपने, आपका ये ओशन है, आपने वॉल्स बनाया यहाँ पे, क्यों? ताकि जो ओशन का पानी है वो अंदर ना आ सके। करेक्ट, आपका कोस्टल इरोजन आप रोक सको। तो क्या कर रहे हो? यू आर अडैप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है उससे डील करने के लिए मुझे हेल्प करेगा ये। दैट इज इट, एडेप्टेशन। अब लॉ बैनिंग मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है? एक लैंड पे एक ही तरह का क्रॉप उगाना। उससे जानते होता क्या है? आपका न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी ऑफ द सॉइल घट जाता है, आपका न्यूट्रिएंट घट जाता है बेसिकली। हाँ, सॉइल अब सूखा हो जाता है, उसमें जान नहीं रहती। सॉइल बहुत ऑर्गेनिक चीज होता है फ्रेंड्स। अब उसमें अगर जान नहीं है तो क्या हो गया? दिस इज बिकमिंग डिग्रेडेड लैंड। मतलब इस पे अब आप पेड़ पौधे कुछ नहीं लगा सकते हो। तो जितना ज्यादा मोनोक्रॉपिंग करोगे उतना आपका सॉइल खराब होता जाएगा। मतलब क्या है कि आप जो जीएचजी एमिशंस को कम करने की बात कर रहे हो, जो जरूरत है आपको फंडामेंटल चीज, वही नहीं बचा। मिटिगेशन, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, मिटिगेशन। आप जीएचजी कंट्रोल कर रहे हो डायरेक्टली। करेक्ट, डीजल एमिशंस कम करना, पेट्रोल एमिशंस कम करना, आप क्या कर रहे हो? जीएचजी को कंट्रोल कर रहे हो डायरेक्टली। तो जहां पे डायरेक्टली कर रहे हो वो मिटिगेशन है, जहां पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, कम्युनिटी को प्रिपेयर कर रहे हो क्लाइमेट चेंज के साथ डील करने के लिए, उसको कहते हैं एडेप्टेशन। मैंने बहुत डिटेल में समझाया, अब हमको बताओ। ब्रॉड सस्टेनिंग क्रॉप इज टू डू विद एडेप्टेशन। तो दैट इज अ टाइप ऑफ क्रॉप दैट इज अलाउइंग यू टू ग्रो, बट इफ यू हैव अ लॉ बैनिंग मोनोक्रॉपिंग, मतलब क्या? इवेंचुअली द पॉइंट ऑफ बैनिंग मोनोक्रॉपिंग क्या है कि आप सॉइल कंजर्वेशन करोगे। सॉइल कंजर्वेशन जितना करोगे उतना आप बेटर प्लेस नहीं हो पेड़ पौधे लगाने के लिए। अगर सॉइल ही नहीं बचा तो काहे का पेड़ पौधे लगाओगे? कैसे आप जीएचजी कंट्रोल करोगे? करेक्ट, इवेंचुअली तो नेचुरल रिजर्वायर आपको चाहिए ना। नेचुरल रिजर्वायर किस पे आएगा? सॉइल पे ना। अब समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है, अब एग्जांपल्स लिखो, इसको राइट डाउन द एग्जांपल्स। इस पे मैं बता रहा हूं ना, एक्सपेक्ट एन एमसीक्यू, मैं बता तो रहा हूं। दिस इज गट फीलिंग है टीचर का। अगले 1 2 3 सालों में ये पूछेंगे इस तरह का अच्छा सा लोडेड सवाल। लिखिए एग्जांपल्स, लिखिए प्लीज। प्रीवियस स्लाइड पहले ये लिख लो ना, एग्जांपल लिख लो, फिर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूं। ठीक है, लेट मी जस्ट डिलीट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि जहां पे भी ग्रीन हाउस गैसेस को आप डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हो, डायरेक्टली कम करने की बात कर रहे हो, आपके एफर्ट से उसका एमिशंस कम होगा, तो बस वो हो गया मिटिगेशन। मुझे बताइए ड्रिप इरिगेशन किसमें आएगा? एडेप्टेशन या मिटिगेशन? अगर इसमें 6 ऑप्शन होता है ड्रिप इरिगेशन, हाँ, ड्रिप इरिगेशन का इंट्रोडक्शन, ये एडेप्टेशन है या मिटिगेशन है? करेक्ट, एडेप्टेशन है ना। आप अपने आप को अडैप्ट कर रहे हो कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। हाँ? पानी के रिसोर्सेज और रख रहे हो क्योंकि पता है कि क्लाइमेट चेंज के चलते सूखा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। समझ में आया अब? क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? पानी के, आप पानी कंजर्व कर रहे हो क्यों? क्योंकि आपको क्लाइमेट चेंज में पता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, तो पानी कम होगा। तो पानी कंजर्व करना मतलब कि आप एडेप्टेशन कर रहे हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी बचा रहे हो। गॉट इट? चलो ये एग्जांपल्स लिख लीजिए, ये प्रीवियस स्लाइड जिनको देखना था ये जल्दी से देखिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लिख लीजिए एक बार, लिख लेंगे, हमको बताइए प्लीज गाइस, देन वी कैन गो फॉरवर्ड। लिखा? डन, मूव फॉरवर्ड। ओके, ड्रिप इरिगेशन लिख लीजिए, एडेप्टेशन की। ओके, नाउ दैट दिस इज डन गाइस, आपका आज का जो सवाल है, अगर आप लोग अपने डैशबोर्ड पे कभी क्वेश्चंस देखते होंगे, बहुत प्यारा सा सवाल है। तो उसके लिए मैं आपको आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड डिस्कस नाउ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो इनिशियल कांसेप्ट है, रिजर्वायर कैसे फॉर्म होता है, क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो ज्योग्राफी का है। आई एम अज्यूमिंग यू नो दैट बिकॉज़ इफ वी स्टार्ट टू डिस्कस दैट वो एक घंटा लगेगा। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता होगा कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ओजोन क्यों इंपॉर्टेंट है, और ओजोन लेयर के डिप्लीशन से क्या प्रॉब्लम होगा। नहीं पता है तो विल डिस्कस द एनवायरनमेंट बिट ऑफ इट राइट नाउ। ओके, सो वन क्वेश्चन दैट यू आर सपोज्ड टू नो गाइस, ध्यान देना थोड़ा सा भी। एक क्वेश्चन आपको जो जानना जरूरी है, इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, दो सेपरेट कॉन्सेप्ट्स हैं और काफी दफा स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं रहता है कि हाउ इज ओजोन लेयर एंड माय ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड। ओके, सो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। ओजोन लेयर सबको पता तो है गाइस, हमको बताइए थोड़ा। आर एनी ऑफ यू अवेयर, या किसी को प्रॉब्लम है ओजोन लेयर समझने में कि कुछ नहीं पता है मुझे, एकदम थोड़ा सा समझा दो। किस साइड मिलता है ओजोन लेयर गाइस? आर्कटिक या एंटार्क्टिक, हमको बताओ। ओजोन लेयर डिप्लीशन हमें किस साइड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ज्यादा, आर्कटिक या एंटार्क्टिक? नो आइडिया। व्हिच साइड इज ओजोन लेयर सीन? सिंपल क्वेश्चन। ओके, फंडामेंटल है तो लेट्स लुक एट इट। अच्छा ये बताओ, आर्कटिक किस साइड, एंटार्क्टिक किस साइड? ऊपर वाला कौन सा? ऊपर वाला आर्कटिक कि एंटार्क्टिक? आर्कटिक क्वेश्चन ऊपर है ना, चलो ऊपर वाला आर्कटिक, नीचे वाला एंटार्क्टिक। चलिए ज्योग्राफी का थोड़ा सा आपको कराई देते हैं, तो चीटिंग नहीं करना है। ओके, एक बात बताओ, कॉमन सेंस, फॉरगेट ज्योग्राफी, ज्यादा डीप नहीं घुसना है, कॉमन सेंस लगाओ। मुझे ये बताओ, किधर ये जो आइस है, ऑब्वियसली आप इतना तो समझ रहे होंगे कि इधर में आइस है, करेक्ट, स्नो स्नो भी आइस है। तो इतना मुझे बताइए, लैंड मास किधर ज्यादा है? लैंड मास किधर ज्यादा है? किस साइड आपको ज्यादा बड़ा लैंड मास मिल जाएगा, आर्कटिक या एंटार्क्टिक? जानते हो? फंडामेंटल्स देखो, कैसे आपको फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। लैंड मास जो है ना, टोपोग्राफी, अगर कंटीन्यूअस टोपोग्राफी की बात करोगे, एक होता है कि आपका एक लैंड मास ऐसा हो,
और एक होता है कि आपका लैंडमास कुछ ऐसे ऐसा हो, टूटा सा। हाँ, समझ रहे हो? ऊपर में जो हम देखते हैं ना नॉर्थ पोल में, वो थोड़ा सा इस टाइप का है, कंटिन्यूअस नहीं है हमारा। नीचे में जो है ना साउथ पोल में, ये कंटिन्यूअस है, एक बड़ा सा ब्लॉक है पूरा। ओके, अब इसका इफेक्ट बहुत होता है गाइस। इसी की वजह से आप देखोगे कि हमारा ओजोन लेयर जो है, एंटार्क्टिक हैज बिगर लैंडमास। अब सुनो, हमने अभी क्या एस्टैब्लिश किया कि एंटार्क्टिक में हमारा लैंडमास कंटिन्यूअस है, यहाँ पे नॉन कंटिन्यूअस लैंडमास है। तो इसके चलते होता क्या है, इवेंचुअली यू फाइंड कि बिकॉज ऑफ दिस वेरी लैंडमास आपका सर्टेन वेदर कंडीशंस क्रिएट होते हैं, जो अंडर द राइट कंडीशंस मेरा ओजोन लेयर को अटैक करता है, मेरा ओजोन डिप्लीशन होता है। ठीक है, ओजोन को ऐसा समझो कि एक लेयर जैसा है और उसका थिकनेस जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसका थिकनेस कम हो रहा है। देयर इज अ ओजोन गैप, जब हम बोलते हैं ओजोन होल, तो ऐसा होल नहीं है, उसका थिकनेस कम हो रहा है, और वो ज्यादा किधर है, एंटार्क्टिका में। फर्स्ट एकदम फंडामेंटल्स, ओजोन लेयर मोस्टली प्राइमरीली हैपेंस इन एंटार्क्टिका। ओके, लेट्स राइट डाउन दिस फर्स्ट, नहीं तो फिर आप वो बाकी वो क्या समझोगे आप, दैट बी नॉट फेयर। सो लेट्स राइट डाउन ओजोन लेयर, पहले एक सिंपल में समझो, ओजोन लेयर एंटार्क्टिका वर्सेस आर्कटिक, ऐसे लिखिए, फिर मैं आपको सिंपल में समझा देता हूं। ओके, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, इधर लिखिए, साउथ पोल एंटार्क्टिका लार्ज लैंडमास, सिंपल नोट्स लिखेंगे इसमें। ठीक है, लार्ज लैंडमास इन माय साउथ पोल। ठीक है, नंबर 2, दिस एंटायर लैंडमास सराउंडेड बाय ओशन। ऐसे एसएमएस लैंग्वेज में लिख रहा हूं, आप लोग फुल सेंटेंस लिख लेना। नंबर 3, दिस एंटायर लैंडमास सराउंडेड बाय ओशन। ठीक है, thus इन विंटर्स, पॉइंट वाइज समझो गाइस, ज्योग्राफी पॉइंट वाइज समझना होता है। ठीक है, लिखिए thus इन विंटर्स फॉर्मेशन ऑफ अ, क्योंकि लार्ज लैंडमास है तो फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड वेदर कंडीशंस। ठीक है, thus इन विंटर्स फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड वेदर कंडीशंस इन द, अब मुझे बताओ ओजोन हमें कहां मिलता है फ्रेंड्स, अर्थ के कौन से लेयर में मिलता है ओजोन? ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्पेस, कहां मिलता है? स्ट्रेटो, गुड, इन द स्ट्रेटोस्फेयर। लिखिए इधर, देखिए तो सिंपल ज्योग्राफी, तो इसमें तो कुछ इशू नहीं होना चाहिए। thus in winters formation of cold weather conditions in the stratosphere। ठीक है, over Antarctic continents, लिखिए over Antarctic continent और over Antarctic, इसके चलते क्या होता है ये भी लिखेंगे आप। ओके, leads to formation of polar stratospheric clouds, PSC पढ़ा होगा आपने, I'm sure, leads to formation of polar stratospheric clouds, PSCs। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, they promote formation of, दो बनते हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ओके, they promote formation of chlorine and bromine। ठीक है, which leads to ozone loss in presence of sunlight। ये लिखो, मैंने आपको एक पूरा एल्गोरिथम दिखा दिया है कैसे क्या हो रहा है मामला। ठीक है, ये आप ऑब्जर्व करते हो माय फ्रेंड्स ओनली ओवर एंटार्क्टिका। ये जब लिख लिया उसके बाद नीचे नोट में लिखिए, ऐसे नोट बनाइए और वहां लिख डालिए, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं आपको। सिमिलर कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट ओवर द एंटार्क्टिक, आर्कटिक। सिंपल, सिमिलर कंडीशंस आर नॉट फाउंड एट द आर्कटिक, लार्ज लैंडमास ही नहीं है, आर नॉट फाउंड एट द आर्कटिक, दस नो ओजोन डिप्लीशन, या मिनिमल होता भी तो बहुत मिनिमल, लिख दो। अब बताओ क्लैरिटी आया सबको? पीएससी एक्सप्लेन दिस ज्योग्राफी कांसेप्ट फ्रेंड, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, वो पूरा ज्योग्राफी में आपने पढ़ना है। अपने ज्योग्राफी एनसीईआरटी खोलो ना, एक बार देखो उसमें, आप जाके देखोगे पीएससी के एक Cl2O2N2 का एक पूरा एक इक्वेशन होता है, विच इवेंचुअली उसमें रिजर्वायर फॉर्मेशन होता है गाइस। मैं अगर आपको ब्रीफ में समझाऊं ना, तो नॉर्मली क्या होता है, जब पीएससी नहीं होते तो रिजर्वायर होता है, स्टोरेज होता है। ठीक है, जिससे कि मामला हमारा कंट्रोल रहता है। जहां पे पीएससी फॉर्म हो जाते हैं वहां पे रिजर्वायर टूट जाता है। एक बार रिजर्वायर टूट गया तो आपका ओजोन खराब हो जाएगा। एक बार देखिए जाके ज्योग्राफी का कांसेप्ट है। अभी मैं अगर समझाने बैठूंगा तो आज का पूरा एजेंडा डिरेल हो जाएगा फ्रेंड। आई वुड लव टू डू इट बट वी आर ऑन अ क्लॉक। ओजोन होल फॉर्मेशन समझ में नहीं आया, फॉर्मेशन समझने के लिए ज्योग्राफी देखिए फ्रेंड, हम आपको एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे अभी। इतना समझो, ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हो रहा है वो एंटार्क्टिक में हम देख रहे हैं, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे लार्ज लैंडमास है और वो ठंड में वहां बहुत ठंड होती है, जिसके चलते आपका स्ट्रेटोस्फेयर में चेंजेस होता है, जिसके चलते वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, और वो रिलीज करते हैं क्लोरीन ब्रोमीन। और जानते हो कि आपके क्लोरीन ब्रोमीन इवेंचुअली जाके सनलाइट के प्रेजेंस में आपके ओजोन का धज्जिया उड़ा देते हैं। दिस इज द एंटायर फ्लो चार्ट। वंस यू हैव डन दिस, देन लेट्स गो फॉरवर्ड। तब हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ इज ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग नाउ रिलेटेड। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। डन, एक बार देखो यहाँ पे लिखो, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग जब बाद में करोगे, रिवाइज फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ज्योग्राफी, ये करेंगे प्लीज, इसके बगैर कॉन्सेप्ट आपका अधूरा रहेगा नहीं तो। लेट्स गो फॉरवर्ड, यहाँ पे लिखें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओके, पॉइंट नंबर 1, हेडिंग ए दीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो हमने अभी ओजोन लेयर का तो डिप्लीशन लिखा, यहाँ पे लिखिए ओजोन लेयर डिप्लीशन, प्रीवियस स्लाइड वहीं से है। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है? सिंपली पुट, आप देख रहे हो कि आपका जो एवरेज सरफेस टेंपरेचर है ना, जो तापमान जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, वो बढ़ रहा है। और अब आप एक चीज देखो, फर्स्ट स्लाइड, इंक्रीज इन द एवरेज सरफेस टेंपरेचर, इंक्रीज इन द एवरेज
ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, उल्टा लिख दिया मैं, ठीक है, पहले आएगा ग्लोबल फिर आएगा एवरेज। ओके, नंबर 3 अब एक चीज देखो, इन अर्थ हिस्ट्री, अगर आपने हिस्ट्री ऑफ द अर्थ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हम समथिंग कॉल्ड मिलेनकोविच साइकिल से गुजरते हैं। अगेन ज्योग्राफी याद है, एक्सेंट्रिसिटी के चलते होता है आपका अर्थ, हाँ, एक साइकिल के थ्रू गुजरता है जहां पे टेम्परेचर आगे पीछे होता है, मिलेनकोविच साइकिल। वी विल ऑल डिस्कस, निधि अभी करेंगे हम कि व्हाट इज द ह्यूमन इंटरफेरेंस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। पर ये देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है क्या ये अर्थ का नेचुरल प्रोसेस में नहीं हो रहा है, विच इज अ फेयर क्वेश्चन टू आस्क, क्योंकि अगर हिस्ट्री ऑफ द अर्थ आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हम सर्टेन एजेस से गुजरते हैं, आइस एज, वार्म एज, ये सब होता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अभी जो हम टेम्परेचर बढ़ते हुए देख रहे हैं ये अर्थ का नेचुरल कंडीशंस में हो रहा हो और नेचुरल साइकिल का प्रोसेस हो? तो उसका जवाब क्या है कि सिंपली पुट, इन अर्थ सिस्टम मिलेनकोविच साइकिल्स कॉज चेंजेस, ओके, कॉज चेंजेस, नो प्रॉब्लम। पर नंबर 4, हाउएवर ग्लोबल एमिशंस, इनके चलते आपका रेट जो है ना, इसको शब्द को लाल में लिखो, दिस इज द टर्म दैट यू नीड टू नो, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर जीएसटी इज अनप्रेसिडेंटेड, मतलब इसके पहले हमने इस रेट में कभी गर्म होते हुए नहीं देखा है, अनप्रेसिडेंटेड लिखिए ऐसा। हमारा रेट ऑफ वार्मिंग जो है ना, उसके चलते हम श्योर हो सकते हैं कि नेचुरल प्रोसेस का एक साइकिल नहीं है, ठीक है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अस, ये ऐसा नहीं है कि अर्थ का ऐसा देखा जा रहा है। कभी कभी आप देखोगे कि हमने ये भी देखा है कि सन का एक्टिविटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कम्स आउट फ्रॉम द सन, दैट हैज रिमेन्ड कांस्टेंट सिंस 1960 70s, नथिंग मच हैज चेंज्ड मच। तो जब सन से हमारा एनर्जी कांस्टेंट है तो हम कैसे गर्म हो रहे हैं? सो अ फेयर असम्पशन इज, फेयर आंसर इज ये कहना कि हां भाई इट इज बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल या मैन मेड या ह्यूमन मेड रीजंस। ओके, नाउ लेट्स गो बैक नंबर 5 गाइस, थोड़ा क्वेश्चन होल्ड करके रखिए, ओके, बिकॉज़ व्हाट यू डिस्कसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स राइट डाउन रिलेशनशिप, इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे अब, रिलेशनशिप बिटवीन ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओएलडी इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये है ग्लोबल वार्मिंग, यहां पे सब हेडिंग दीजिए और उसके बाद लिखिए नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 ऐसे लिखिए, कल हमने देखा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो वो लिखो द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट, क्या करता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गाइस, हमको बताइए, ओजोन को हार्म करता है ना ये? डज इट नॉट हार्म ओजोन? हमने सुना है, पढ़ा भी है, आइडिया तो है रफली कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फ्लोरिनेटेड एजेंट्स जो होते हैं वो ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल होते हैं, हमने सुना है ना ये गाइस? बस द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट कॉज ओजोन डिप्लीशन आर आल्सो, और हमने इनको ये भी देखा कि दे आर आल्सो पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस, करेक्ट, हमने देखा था इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, हमने साथ ही देखा था कि इनका कितना लाइफ टाइम है, कल देखा था ना हमने, ठीक है। नंबर 2, CFCs आर प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटी, ज्यादा नहीं होता है, माइन्यूट क्वांटिटी, CFCs are present in minute quantity in the atmosphere, ठीक है, as compared to carbon dioxide in the atmosphere, as compared to carbon dioxide, लिखिए as compared to carbon dioxide, ठीक है, तो इसमें लिखिए यहाँ पे ऐसे लिखो, माइनर एजेंट ऑफ, लिखिए ऐसे, माइनर एजेंट ऑफ ये माइनर कॉज भी लिख सकते हो चाहो तो, एजेंट से बेटर कॉज लिखिए, माइनर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस वार्मिंग, ग्रीन हाउस वार्मिंग। पॉइंट 3 लिखिए, उसके बाद हम आपसे सवाल पूछेंगे जो भी है। पॉइंट 3 सबने लिखा था ये, किसी को तो देखा नहीं है, कुछ मुझे जल्दी से बताओ। जीएसटी इज ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, लिखा ना हमने, ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर, जीएसटी वही है, ठीक है, दिस इज ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एवरेज जीएसटी इज अनप्रेसिडेंटेड। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड, प्लीज हमको जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, आगे चलें। ओके, पॉइंट 3 लिखिए यहाँ पे, द ओजोन होल, हाँ, ओजोन होल इन इटसेल्फ डज नॉट, इनफैक्ट लाल करके लिखो ये, क्योंकि सवाल आपसे ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, डज नॉट, ओके, ओजोन होल इटसेल्फ, ओके, डज नॉट हैव अ हीटिंग इफेक्ट, instead it has a, and this is how you're supposed to write it, it has a minor cooling effect, it has a minor cooling effect, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, थोड़ा मुझे पता होगा, काफी लोगों का पुराने कॉन्सेप्ट टूट रहे होंगे अभी, ठीक है, it does not have a heating effect, it has a minor cooling effect, ठीक है, why लिखिए इधर, why, अगर सवाल आपसे पूछता है क्यों, ऐसा क्यों, लिखिए इधर why, ओके, in the upper troposphere, tropostrato, हाँ, in the upper troposphere,
नंबर 6, पहले देखिए, पहले इतना देख लेते हैं, हमको बताइए, प्लीज डिफाइन माइनर कूलिंग इफेक्ट. माइनर कूलिंग इफेक्ट इज एसेंशियली लुकिंग एट दैट इट्स नेट सॉरी इट नेट हीटिंग. देखो आप, हाँ, हमारा वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere, is it not very 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 high than the volume of CFC in the atmosphere? Correct. And this is why you find that CFC is not really responsible for your global warming. ठीक है, CFC हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन कर रहा है. ओजोन लेयर के डिप्लीशन के चलते होता क्या है, ओजोन का काम क्या था? अगर आप अर्थ का एवोल्यूशन पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि ओजोन आते ही वी स्टॉप्ड लूजिंग गैसेस. उसमें प्राइमोर्डियल अर्थ में जो वॉलेटिलिटी थी कि हमारा उथल पुथल में काफी सारे गैसेस एस्केप कर रहे थे, ओजोन ने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया. तो ऑब्वियसली ऊपर से यूवी रे तो आने रोक ही रहा था, अंदर के गैसेस को भी वो एस्केप करने से मना कर रहा था. यू रियलाइज दैट? तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के चलते आपके और गैसेस एस्केप करते हैं स्पेस में. तो विच इज व्हाई यू फाइंड कि हमारा नेट कूलिंग इफेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सेमी सीएफसी कॉजिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन. मुझे थोड़ा पानी पीना. क्लोरोफ्लोरोकार्बन रुमाना कल हमने डिस्कस किया था, गला बैठ गया सॉरी. ठीक है, गेटिंग इट फ्रेंड्स? अगर आपसे सवाल पूछेगा कि हाँ भाई डज ओजोन लेयर कॉज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट विल यू से, व्हाट विल योर आंसर बी? हमको बताइए, डज योर ओजोन लेयर कॉज ग्लोबल वार्मिंग? हमको बताइए. यस एंड नो. ठीक है, बट आइडियली नॉट डायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली. ओजोन लेयर के डिप्लीशन से ग्लोबल वार्मिंग का कुछ खासा संबंध नहीं है, इनडायरेक्टली जरूर है. ओके, ये क्लियर रखेंगे बात. सर आई डोंट अंडरस्टैंड. नैंसी द थिंग इज यू हैव नॉट रेड अबाउट, आई एम अज्यूमिंग कि अगर जिनको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है ना, माय ओनली सजेशन इज कि क्लास के बाद जाके 15 मिनट एक बार एनसीईआरटी में ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में पढ़िए, स्पेसिफिकली द फॉर्मेशन ऑफ द पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स. उसके बगैर ये डिस्कशन पता है क्या है कि आपने पहले वो जेके राउलिंग का दूसरा किताब से आप शुरू कर रहे हो, पहला किताब आपने नहीं पढ़ा. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अटपटा चलेगा कि स्टोरी कहां से शुरू हो रहा है. स्टोरी शुरू हो रहा है एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के ओजोन लेयर चैप्टर से. ठीक है, व्हाट आई सजेस्ट इज पहले वो पढ़ो, उसके बाद ये पढ़िए, तो आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इवेंचुअली द सीन इज कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हमारे यहां पे इन्वॉल्वड है. ओके, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, वंस दिस इज डन, अब हम करेंगे द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क. यहां पे लिखिए नेक्स्ट वाला टॉपिक, द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, फॉर ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, एक्चुअली फॉर कंट्रोलिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन. एक बार पढ़ोगे शाम में ना, आज ही पढ़ डालो, क्योंकि आपका फ्रेश रहेगा अभी दिमाग में. ठीक है, मैंने एनवायरमेंटल तरीके से अप्रोच किया, ज्योग्राफी तरीके से अप्रोच करने जाऊंगा तो आपका फिर विल ओवरशूट द टाइम. दैट इज द प्रॉब्लम. लेट्स राइट डाउन अबाउट द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन. फ्रेंड्स, ये टॉपिक नहीं पढ़ाया गया, कैसे हो सकता है गाइस? हो ही नहीं सकता कि टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया जाए. ओजोन लेयर डिप्लीशन जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाया, तो फिर इट इज आई एम सरप्राइज्ड एक्चुअली. ठीक है, पॉइंट नंबर 2, कौन सा पॉइंट नंबर 2 पूछ रहे बंधु? ये वाला, ये वाला. देखिए क्या होता है ना, आपका अर्थ पे यू हैव ट्रोपो, स्ट्रैटो, हां, डिफरेंट लेयर्स. स्ट्रैटो का काम क्या है कि इवेंचुअली एक तो आपका ऊपर से आने वाला प्रॉब्लम भी वो रोक रहा है, यूवी रेस को हमें रोक रहा है. और स्ट्रैटो का काम क्या होता है कि नीचे जो अपर ट्रोपोस्फेयर से जो गैसेस होते हैं ना, अगर आपने हेडली पोलर फेरल सेल पढ़ा होगा, कभी पढ़ा है हेडली पोलर फेरल सेल? हमको बताओ. देखो गाइस, ये मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर ठीक है, हमको बताइए. 0, 30, 60, 90 हेडली पोलर फेरल सेल पढ़ा है क्या? उसमें हमने पढ़ा था कि 12 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक का मेरा यहाँ पे इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेरिक हाइट होता है, और 8 किलोमीटर के आसपास हमारा पोल्स पे हाइट होता है. और इसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ से मेरा अर्थ, सॉरी मेरा जो एयर है वो कहीं और डाइव करता है. तो आपके सवाल आना चाहिए ना कि अच्छा अगर हवा राइज कर रहा है इक्वेटर के पास से, जिसको हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वहां से अगर मेरा हवा राइज कर रहा है तो सीधा क्यों नहीं चला जाता ऊपर? क्या जरूरी है ड्रॉप करने का? तो ऑब्वियसली एक रीजन है कि मेरा हवा ठंडा होता है तो वो कहीं डिसेंड करना चाहता है, पर दूसरा रीजन ये भी है कि आपका पास स्ट्रेटोस्फेयर का जो लेयर है, जो ओजोन वहां पास जो परत है उसकी, वो भी उसको एस्केप नहीं करने देता है. और इसलिए ओजोन लेयर डिप्लीशन के चलते क्या होता है, सम ऑफ दीस गैसेस टेंड टू गो पास्ट योर स्ट्रेटोस्फेयर इनटू स्पेस. एक बार स्ट्रेटोस्फेयर कट गया ना तो उसके बाद रोकने को उसको कुछ नहीं ऊपर में. ठीक है, व्हिच इज व्हाई द गैस कंसंट्रेशन आपने देखा होगा, इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज. एकदम ऊपर में चले जाओगे थर्मल लाइन के आसपास तो आपका गैस का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट मिनिमल है. करेक्ट, व्हाई इज दैट? बिकॉज़ इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द गैस इज ट्रैप्ड बाय द ओजोन लेयर. याद आया? तो अब उससे कोरिलेट करो. इसलिए मैं ज्योग्राफी पे इंसिस्ट कर रहा था पहले क्लास से, क्योंकि मुझे पता है ये सब प्रॉब्लम्स अराइज होती है. ठीक है, लेट्स गो बैक नाउ. इंटरनेशनल फ्रेमवर्क थोड़ा देखेंगे गाइस. आप एक बार पढ़िए, आपको अगर नहीं होता है, नहीं प्रॉब्लम होता है तो संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास लगाना पड़ेगा. वैसे मैं सोच रहा था आपको संडे छुट्टी दे देने, पर अगर आपको रियली बहुत इश्यूज है, देन विल फिगर आउट व्हाट कैन बी डन ऑन संडे. ओके, चलिए लिखिए यहाँ पे. व्हाट इज एग्जैक्टली नाउ माय फर्स्ट फ्रेमवर्क, सबसे इंपॉर्टेंट इज माय मॉन्ट्रियल. लिखिए, लिखो फ्रेंड्स, माय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए इसमें. ठीक है, और साथ ही आपको इसका हम किगाली अमेंडमेंट भी पढ़ाएंगे. पहले तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा कुछ समझते हैं. ठीक है, ओके. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? पहले ये समझो. प्रोटोकॉल मतलब एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ट्रीटी है. ठीक है, ये एक ट्रीटी है, और इसके अंतर्गत जो भी इस ट्रीटी को साइन कर रहे हैं, जो भी इस ट्रीटी को साइन करके फिर रेटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद उनके ऊपर कुछ कमिटमेंट्स इन्फोर्स हो जाते हैं. कमिटमेंट्स क्या है कि आपको वो सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि आप ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हमने देखा, फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेटेड गैसेस हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो सब कुछ है, तो हमारे ओडीएस वो टर्म है. ठीक है, लिखिए यहाँ पे, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हम कंट्रोल करेंगे. लिखिए यहाँ पे, एग्जैक्ट टर्म हमें आपको लिखना है यहाँ पे. जो टर्म यूज किया गया है, और ये सब टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली हम देखेंगे गाइस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यूज किया गया टर्म फेज डाउन. लाल करके लिखो, क्योंकि कॉप 28 में भी इसको लेकर बहुत झगड़ा हुआ था. झगड़ा हुआ था मतलब सवाल तो बनता है. ठीक है, फेज डाउन द हार्मफुल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस मैं आपको वो भी लिखा दूंगा. इसके अंदर 5 अपेंडिक्स हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं वो भी हम लिखेंगे, पर ये टर्म पे ध्यान दो, फेज डाउन. फेज डाउन मतलब क्या हुआ? आपने मुझे बताया, क्लास में मुझे बताया कि फेज डाउन का मतलब हुआ रिड्यूसिंग. फेज आउट का मतलब हुआ रिड्यूसिंग, ऐसा कि आप जीरो की तरफ पहुंच रहे हो, टोटल निकाल दोगे अपने यूज से. करेक्ट. और ट्रांजिशनिंग अवे जो नेक्स्ट टर्म है वो हम कॉप 28 में डिस्कस करेंगे, वो इन दोनों के बीच का मिडिल ग्राउंड ढूंढा गया है. ठीक है, फेज डाउन द हार्मफुल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. ओके, ये आया हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में, केम इनटू फोर्स इन 1989. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ठीक है, लिखिए इसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ओके, ये पता है उस टाइम क्यों हुआ था? क्योंकि आपने अंटार्कटिक के ऊपर बहुत बड़ा होल पाया गया था अराउंड 87 86 के आसपास. सो व्हिच इज व्हाई दे वेंट अहेड एंड दे सेड कि अच्छा वी आर गोइंग टू साइन एन इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी. ओके, यहां पे लिख लीजिए, व्हाट आर माय ओडीएस, व्हाट आर माय ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग, द ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. ठीक है, व्हाट आर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. यहां पे इसने बनाए 5 सब कैटेगरीज, एनेक्स ए से लेके एनेक्स एफ तक, बी सी डी ई.
और इसमें इसने स्पेसिफाई कर दिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, जिसके चलते मेरा ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। सबसे पहला रखा गया, देखिएगा इनिशियल फोकस क्या था, क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स और हैलोन्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताऊंगा, इसको ऐसे CFC लिखो और लिखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आपको डिफरेंसेस पता करना है। सबसे ऊपर में रखा गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ठीक है। उसके बाद लिखिए अदर हैलोजेनेटेड CFCs, अदर हैलोजेनेटेड CFC, ये बी में आया, ओके। सी में फिर इंक्लूड किया गया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स HCFCs, ठीक है। फिर डी में आया आपका, रुको, A B C, नहीं डी वाज नॉट देयर, फिर आया मिथाइल ब्रोमाइड, ई आया डायरेक्ट, मिथाइल ब्रोमाइड, हाँ ई इज मिथाइल ब्रोमाइड, और लास्ट में आया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs, 5 ग्रुप्स, मैं सोच रहा था, ओके। दीज वेर द फर्स्ट, अब मुझे ये बताओ गाइस, कैन यू सी दैट द इनिशियल फोकस वाज स्ट्रेट अवे ऑन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हमको बताओ, कैन यू सी, यहां पे लिखिए इनिशियल फोकस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन कंट्रोलिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओके। ये लिखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ओके। अब इसके काफी सारे, फिर 1989 के बाद काफी सारे इसके अमेंडमेंट्स हुए हैं। सारे अमेंडमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 2016 में किगाली अमेंडमेंट हुआ है। तो अब मैं आपको एक चीज, यू आई वांट यू गाइस टू ऑब्जर्व, ईयर इज 1987, साइंड इन 87, केम इनटू फोर्स इन 89, ओके। आप जाके चेक करो उसका, इट वाज साइंड इन 87, केम इनटू फोर्स इन 89, आई एम श्योर ऑफ इट, ओके। अब एक चीज ध्यान देना गाइस, कैसे देखना कि इनिशियल फोकस ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज ऑन कंट्रोलिंग CFCs, ओके। एंड किगाली अमेंडमेंट में आप देखोगे कि ये फोकस अब शिफ्ट हो गया, क्यों? क्योंकि हमने CFCs को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था। तो अगर आपको MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट माय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज फुली फोकस्ड ऑन कंट्रोलिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वेयर एज अब हम नेक्स्ट लिखेंगे किगाली अमेंडमेंट, नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे द किगाली अमेंडमेंट ऑफ 2016, किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016, ठीक है। और भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। यहां पे लिखिए द किगाली अमेंडमेंट वेंट अहेड एंड टारगेटेड, लाल में लिखना, पॉइंट नंबर 1, द किगाली अमेंडमेंट टारगेटेड कंट्रोल ऑफ लिखिए HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ओके। यहाँ पे HFCs के बारे में थोड़ा लिख डालो, पॉइंट नंबर 2, HFCs, पॉइंट नंबर 1, हैव जीरो टू मिनिमल इफेक्ट, लिखिए इधर HFCs के बारे में, हैव जीरो टू मिनिमल इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर डिप्लीशन, नंबर 2, however they are very potent GHGs, नंबर 3, ठीक है। नंबर 3, with HFCs now getting focus, which HFCs now getting focus, अब बताओ क्या है, प्लीज एक्सप्लेन CFCs HFCs, कल डिस्कस किया था फ्रेंड्स, कल तो डिस्कस किए थे, वी डिडंट डिस्कस क्वालिटी ओवर, पहले लिख लीजिए, देन आई डिस्कस ऑल ऑफ इट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से मैं डिस्कस करूंगा सब कुछ। आर C and F द सेम, विच CNF बाबू, विच आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, मिलानकोविच साइकिल, ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट भाई, मिलानकोविच साइकिल इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ दैट लीड्स टू हायर इंक्रीज ऑफ एनर्जी रिसीव्ड, हाँ सन का भी एक फेजेस चलता है ना, उसके चलते हमारे यहाँ जो एनर्जी रिसीव होता है उसमें चेंजेस होती है, उसको हम कहते हैं मिलानकोविच साइकिल, ठीक है। उसके चलते क्या होता है, आपके यहाँ एनर्जी ज्यादा आता है, एनर्जी ज्यादा आएगा तो आपके यहाँ नेचुरल तरीके से वार्मिंग होगा, पर जैसे मैंने आपको लिखाया कि ग्लोबल वार्मिंग इज डू विद द रेट, इस तरह का रेट अनप्रेसिडेंटेड नहीं देखा गया कि इतना कम टाइम में इतना जल्दी आपका ग्लोबल एवरेज टेंपरेचर बढ़ जाए, करेक्ट। तो हमने इतना तो हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई नेचुरल कॉजेस के चलते नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियल कॉजेस के चलते हो रहा है, ठीक है। हमारा जो वार्मिंग हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब वो कैसे हो रहा है, कार्बन एमिशंस के चलते, GHG एमिशंस के चलते। तो अभी तक आप क्या देख रहे थे, ओजोन लेयर डिप्लीशन सबसे पहला प्रॉब्लम था। अगर मैं आपको बताऊं प्रायोरिटी के हिसाब से देखोगे तो ओजोन लेयर डिप्लीशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज अमंग द फर्स्ट एवर, जहां पे कि सारा कंट्रीज साथ में आके एक ग्लोबल प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी का सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है किगाली अमेंडमेंट। नो आइडिया, मिलानकोविच साइकिल नहीं पढ़ाया, मॉन्ट्रियल वाला C and F आर सेम, एक बार देख लेते हैं, चलिए क्या लिखा है मॉन्ट्रियल में। C में है HCFC और F में है HFC, एक है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो मिसिंग है, चलिए मैं फिर से यहाँ पे ठीक से लिख देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए HCFC का मतलब हुआ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कितने सारे हैं साथ में आप समझ रहे हैं यहाँ पे, और ये क्या है मेरा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, डिफरेंट है ना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन,
इतना डेप्थ में जियो में नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप भूल जाओ कि क्या हुआ नहीं हुआ, मैं आपको जो कह रहा हूँ वो करिए, ठीक है। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को सीरियसली लीजिएगा तो आपका 33% ऑफ द पेपर डन है। आप समझ रहे हो, इसलिए मैं डेप्थ में करा रहा हूँ, क्योंकि यही लेवल रिक्वायर्ड है सिविल सर्विसेज के लिए फ्रेंड्स। सिर्फ जानने से नहीं होगा कि क्या है ओजोन लेयर, उतना जानने से नहीं होगा, आपको डेप्थ में घुस के जाना पड़ेगा। क्यों, वाई, हाउ, व्हाट, वो सारी चीज आपको जानना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं नेसेसरली डेप्थ में जा रहा हूं तो शायद यू शुड स्पीक टू समवन हु हैज बीन सिलेक्टेड बिफोर, वो आपको शायद बेटर गाइड कर पाएंगे और बताएंगे कि क्या डेप्थ रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फर्स्ट में हेलो क्या लिखा है, हेलोन्स, HALONS। देखिए आप लोग भारत के प्रशासनिक सेवा में जा रहे हो, हाँ, आप लोग मतलब नोट अनड्यू नोट लाइक डिसरिस्पेक्ट टू एनी सर्विस, पर आप स्टेट सर्विस या ग्रुप बी में नहीं जा रहे हो, आप सरकार का पॉलिसी बनाएंगे अगले 30-40 सालों तक, तो आपको थोड़ा सा तो डेप्थ में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। चलिए देखिए सर, भाई ओजोन इज अ GHG, सी के बाद डी नहीं है, डी इज नॉट देयर, प्लीज नोट दिस, डी इज नॉट देयर, ओके। अब देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हम रिड्यूस करेंगे। सबसे पहला फोकस था कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को हम करेंगे, जिसमें कि वर्ल्ड ने काफी हद तक सक्सेस पाया है। आज के टाइम पे अगर ओजोन लेयर का डिप्लीशन बड़ा टॉपिक नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड इट्स सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से हमारी कहानी शुरुआत होती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए अभी ये जानना है कि किगाली अमेंडमेंट, जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए एक और कंपाउंड को टारगेट करता है, वो क्या है कंपाउंड हमारा, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। पहले क्या था, CFCs। डिफरेंसेस याद रखो गाइस, आप लोग वो साइंटिस्ट नहीं बनने जा रहे हो, नो द कंपैरेटिव डिफरेंस, ठीक है, जनरलिस्ट होना है आपको। तो यू शुड बी एबल टू टेल मी कि कोई भी आपको सवाल पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का फोकस या व्हिच सब्सटेंस वाज इट टारगेटिंग, CFC, किगाली अमेंडमेंट, HFC, ठीक है। व्हाई वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सक्सेसफुल, एब्सोल्युटली, इसलिए आज उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज रिकवरिंग नाउ, करेक्ट। सो दिस इज किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब लिखिए इंडिया एंड किगाली अमेंडमेंट, नेक्स्ट स्लाइड, इंडिया एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्लस किगाली अमेंडमेंट, दोनों लिख दो, इंडिया एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऐसे ब्रैकेट में मैथ्स में सीखते हैं प्लस किगाली अमेंडमेंट, दोनों का हम एक बार में समझ लेते हैं क्या सीन है, कैसे हमने एंगेज किया है आज तक। पॉइंट नंबर 1 सर, व्हाट इज ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस माय फ्रेंड। अभी हम बताएं आपको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। देखिए हमने इतना कुछ तो डिटेल में किया फ्रेंड्स, हां, ODS का मतलब हमने नहीं लिखा यहाँ पे, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस वो सारे सामान, वो सारी चीजें जो मेरे ओजोन लेयर को कम कर रही हैं, उसको अफेक्ट कर रही हैं, उसको थिनिंग कर रही हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इंडिया एंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पहले देखते हैं, ठीक है। इंडिया बिकेम अ सिग्नेटरी इन 1992, हम सिग्नेटरी बन गए 92 में इसके। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2, इंडिया गॉट एक्सेस टू मल्टीलैटरल फंड्स, मतलब पैसा दिया गया, इंटरनेशनल पैसा, उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पैसा दिया गया, ओके। व्हाई, हमें क्यों पैसा दिया गया था, सो एज टू गो अहेड एंड फेज आउट, देखिए, टू फेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या फेज डाउन, सॉरी फेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। नंबर 3, नोडल मिनिस्ट्री था हमारा MOEFCC, कौन सा मिनिस्ट्री को ये दायित्व दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके अंतर्गत आप देखोगे इनका एक स्पेशल सेल चलता है, वेबसाइट कभी खोल के देखना, उसका नाम ही है ओजोन सेल, स्पेशल सेल चलता है इनका एक ओजोन सेल के नाम से, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर इसको हेड करते हैं। नंबर 4, ठीक है, इंडिया प्रोहिबिटेड CFCs थ्रू ओजोन रूल्स नोटिफाइड इन 2000, ठीक है। ओजोन रूल्स या ODS रूल भी कहते हैं, सेम थिंग, ओजोन रूल्स 2000। तो हमने जो अपना कमिटमेंट था उसको कैसे पूरा किया, ओजोन रूल्स के थ्रू, ओके। व्हाई ग्लोबल टेंपरेचर इंक्रीजिंग, वी विल सी, देयर इज अ लॉट टू सी, इन फैक्ट हमने तो अभी पूरा डिस्कस भी नहीं किया ना, करेक्ट। यू विल सी इवेंचुअली दैट अ लॉट ऑफ इट इज टू डू विद नॉट जस्ट ओजोन लेयर, ओजोन लेयर तो जैसे हमने डिस्कस किया कि इट्स नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग माय ग्लोबल वार्मिंग, डायरेक्टली तो नहीं कर रहा है एटलीस्ट, पर हम जब ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम जाएंगे तो हम देखेंगे कितने सारे इश्यूज हैं गाइस। कल का क्लास हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग वगैरह डिस्कस करेंगे, अगर आप अभी तक का क्लासेस फॉलो नहीं किए हो तो कल का क्लास में मैं आपको भी बता रहा हूं बहुत डिफिकल्ट होगा आपको। क्लाइमेट फाइनेंसिंग इज सच अ डेलिकेट कांसेप्ट ना फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा कंट्रीज कैसे सोच रही हैं, कैसे अपना अपना इंटरेस्ट वो बचाने के लिए लगी पड़ी है। हाँ, सब अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, ग्लोबल इंटरेस्ट यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है, इतना समझ जाओ, इंडिया इंक्लूडेड, और इंडिया इज वेल विद इन द राइट टू डू दैट आल्सो, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो कलेक्टिविज्म की बात की, एक ग्लोबल फैमिली की तरह वासुधैव कुटुंबकम जो है वो सिर्फ हम फॉलो कर रहे हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बाकी दुनिया नहीं करती है वासुधैव कुटुंबकम फॉलो, वहां पे अपना कुटुंबकम इज इनफ फॉर देम, यू रियलाइज। तो वो आपको दिखेगा कल वाले डिस्कशन में, वो सारे सोशल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, आज थोड़ा साइंस भी है, कल सोशल भी रहेगा, तो इसलिए वो सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा चीजें बढ़ी कैसे। कॉमन में डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज द टाइम, 7 ही बजे सर। थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन, नोडल मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री को ये रिस्पांसिबिलिटी दिया गया। अब सोचिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ना, तो भारत सरकार का कोई एक मिनिस्ट्री होगा ना जो कि हैंडल करेगा, तो यहाँ पे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को दिया गया, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ओके। लिख लीजिए इंडिया हैज साइंड द किगाली अमेंडमेंट आल्सो, साइंड एंड रेटिफाइड, लिख लो उधर, इंडिया हैज साइंड एंड रेटिफाइड द किगाली अमेंडमेंट आल्सो, लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 5, इंडिया हैज साइंड रेटिफाइड किगाली अमेंडमेंट। अब हम सारा फोकस HFC को कम करने पे भी कर रहे हैं, गॉट इट। अगर ये हो गया क्लियर तो हम आगे बढ़ेंगे, हमको बताइए। If this is clear, then we can go forward. Take a short break. जाओ, मैं भी थोड़ा पानी भर के आता हूँ, and then after that we'll get. Second point में phase down होगा, done, ठीक है। Take a short break, 7:11 हुआ है, 7:20 तक निकलते हैं guys, 7:20 PM, let's regroup, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे हमने वायरलेस प्रोटेक्शन एक्ट समझने के लिए एकदम शुरुआत से शुरू किया था, रिमेंबर 1972, सिमिलरली फॉर अंडरस्टैंडिंग सारे कॉप वॉप ये वो आप लोग को बहुत कंफ्यूजन है, मुझे पता है, काफी लोगों ने लिख के भी मेरे को भेजा, मैं उनको ये बता रहा था कि थोड़ा सब्र करो, अभी वो करेंगे। हम सारा शुरू करेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन से, और उसके बाद हम आएंगे COP28 तक, ठीक है। तो जल्दी से गो, टेक अ बायो ब्रेक, चाय वाला बना लो, मैं भी पानी भर के आता हूँ, then we'll begin.
वी हैवंट डन ईपीए 1986 आई नो इफ यू सी योर नेक्स्ट वीक शेड्यूल यू विल फाइंड इट आई ऑलरेडी मेंशनड इट वो आपके मैंने कोर्स डायरेक्टर को भेज दिया वो आपके कल नेक्स्ट वीक शेड्यूल में है ठीक है ओके जस्ट गिव मी सम टाइम आई विल बी बैक ये एक नेटवर्क ऑफ अभी अभी सर वेयर टू गेट सेकंड ईयर रिपोर्ट समरी सर्च करना पड़ेगा सर ओके थोड़ा करंट अफेयर मेरे को आई एम नॉट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट गाइस दैट्स ऑल ठीक है जो कमिटमेंट है मेरे साइड से वो तो करूंगा ओके थोड़ा करंट अफेयर्स इसमें जोड़ लेते हैं किगाली अमेंडमेंट तो 2016 हो गया एक और स्लाइड जोड़ सकते हैं इसमें जो लोग वापस नहीं आए जल्दी आ जाइए इफ यू कैन हियर माय वॉइस कम बैक एसीपी ठीक है एक और चीज इसमें जोड़ेंगे किगाली अमेंडमेंट तो 2016 हुआ हां लिखिए ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कितने लोगों ने फॉलो किया था ये न्यूज़ कूल कोalition का न्यूज़ आया था फ्रेंड्स हमको बताइए आया था सुना था ये न्यूज़ हाल फिलहाल में आया था कूल कोalition का न्यूज़ मैं लेट हो गया नहीं अभी चालू किया बस अभी अभी सर वेयर टू गेट सेकंड ईयर रिपोर्ट समरी सर्च करना पड़ेगा सर्च करने पे सब मिल जाता है दो वेबसाइट्स है गाइस वैसे मैं बताऊं कि नहीं बताऊं यहाँ पे एक्चुअली कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट वगैरह का इशू हो जाता है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा ठीक है कूल कोalition देखिए नंबर 1 पहले तो कूल कोalition है क्या ठीक है ये समझते हैं ये एक नेटवर्क ऑफ कंट्रीज है ठीक है कंट्रीज हैं जो साथ में आई हैं और अभी आप समझो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ओडीएस की जब हम बात करते हैं करेक्ट तो हमने क्या देखा कि हमारा रेफ्रिजरेंट सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इसका यूज करता है वो सारे सब्सटेंसेस का जो कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है तो इसलिए उन्होंने डिसाइड और एक और चीज देखा गया ना गाइस आप लोग भी ऑब्जर्व करोगे कि टेंपरेचर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है गर्मी होते जा रही है डिमांड फॉर एसी इज इंक्रीजिंग करेक्ट तो इसके लिए एक कोalition आया साथ में इसको कहते हैं ग्लोबल कूल कोalition या ग्लोबल कूलिंग कोalition भी कहते हैं ठीक है तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम समझेंगे इसको द कूल कोalition ठीक है अब इस कूल कोalition ने किया क्या ये बेसिकली लिखिए इट्स अ नेटवर्क ऑफ कंट्रीज ओके and they have come together for what reason to provide efficient okay network of countries that have come together to provide efficient climate friendly cooling ऐसे लिखिए to provide efficient climate friendly cooling उसके बाद एक और चीज लिखो यहाँ पे नंबर 2 लिखिए अब कूलिंग की जब हम बात करते हैं ठीक है जब हम कूलिंग की बात कर रहे हैं ना तो दो तरीके से हो रहा है यहाँ पे कॉन्वर्सेशन एक हो रहा है टू ब्रिज द गैप इन हाई डिमांड एरियाज फॉर एग्जांपल इंडिया में हाँ आप अगर पहले जैसे मैंने देखा है कुछ एरियाज में पहले फैन भी नहीं होता था जैसे मैं दार्जिलिंग में बड़ा हुआ हूँ तो वहाँ मैंने देखा कि पहले के टाइम पे वहाँ फैन भी नहीं होता था आज के टाइम पे वहाँ पे रूम्स में एसीज भी लगना शुरू हो गया तो क्या हो रहा है वो सब एरियाज जहाँ पे पहले आपका एसीज नहीं लगा था वहाँ पे भी अब डिमांड हो रहा है करेक्ट तो इंडिया चाइना जहाँ पे भी आप गर्मी और लोग ज्यादा है ना वहाँ पे आप देख रहे हो कि द डिमांड फॉर एसीज इज राइजिंग एंड एट द सेम टाइम यू आर आल्सो लुकिंग कि वो सारे एरियाज जो कि पॉवर्टी स्ट्रिकन है फॉर एग्जांपल सब सहारन अफ्रीका सोचो सोमालिया के साइड का सोचिए ठीक है जहाँ पे कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉवर्टी है क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको भी हम कूलिंग एक्सेस टू कूलिंग दें समझो ऐसे एक तो कि आपके जहाँ हाई डिमांड एरियाज हैं जो एफ्लुएंट एरियाज हैं जो रिच एरियाज हैं वहाँ से डिमांड बढ़ रहा है नो डाउट बट नंबर 2 यू आर आल्सो लुकिंग एट ग्लोबल सरफेस टेंपरेचर मतलब जो एरियाज में पहले मान लो 42 डिग्री होता था अब 47 से 45 हो रहा है तो इट इज नेसेसरी फॉर अस टू गिव देम एयर कंडीशनिंग ताकि वो कोप कर पाए करेक्ट तो लिखिए टू ब्रिज द गैप इन हाई डिमांड एरियाज एंड टू इंट्रोड्यूस एसी इन हिदरटू मतलब जो अभी तक नहीं हुआ है इन हिदरटू अनएक्सेसिबल एरियाज अनएक्सेस्ड एरियाज ठीक है पुअर रीजंस करेक्ट इसके लिए कूल कोalition बनाया गया गैप वाला समझ नहीं आगा सर एसी विल हैम्पर क्लाइमेट मिटिगेशन महक अब क्या हो रहा है ना बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे महक आप देखिए मैं आपको बताऊं हैव अ लुक एट दिस महक क्लास ध्यान देना इधर ठीक है एक चीज देखो इधर हम आपको लिखा भी था श्योर ये देखो एचएफसीज में क्या लिखा है हैव जीरो और मिनिमल इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर डिप्लीशन इसलिए मैं नोट्स दिखा रहा हूं आपको मतलब क्या है पहले हमारे सीएफसीज यूज होते थे अब देखते हो अब के एसीज में आप एचएफसीज यूज कर रहे हो या फिर आपके जो स्प्रे वगैरह है ना तो देखो उसका ओजोन लेयर डिप्लीशन ज्यादा नहीं है हां ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जरूर ज्यादा है तो नाउ यू आर फाइंडिंग अल्टरनेटिव्स
एंड विद दोज अल्टरनेटिव्स आपको एक रिस्पांसिबिलिटी बनता है कि आप सबको एयर कंडीशनिंग एक्सेसिबल कराओ, करेक्ट? तो विच इज व्हाट यू सीइंग, अब सीएफसी से हट के हम दूसरे सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है? यहां पे लिखिए नंबर 3 में, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द कूल कोalition, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द कूल कोalition। नंबर 4 लिख लीजिए, क्योंकि मतलब ऐसा नाम है ना कि वो आई वुड बी सरप्राइज अगर ऐसा कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी ना किसी फॉर्म में आपको काम आ जाए, ठीक है? और कॉप 28 में, वैसे तो मैं आपको लिखाऊंगा अलग से, पर लिख लो यहाँ पे कॉप 28 में स्पेशल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय कूल कोalition, ठीक है? और देखो आप रिपोर्ट के नाम से समझ जाओगे कि इनका फोकस एरिया क्या था, ठीक है? हाँ, कीपिंग इट चिल, नाम देखो आप समझ जाओगे क्या करना चाह रहे हैं लोग। कीपिंग इट चिल ये टाइटल था, अगर यूपीएससी के इसमें आ गया ना, कोई नहीं मार्क कर रही है, मुझे पता है। कीपिंग इट चिल, हाउ टू, लिखिए कीपिंग इट चिल, हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स, हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स व्हाइल रिड्यूसिंग एमिशन। देखो फोकस एरिया क्या है, आपको डिमांड को मीट करना पड़ेगा, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट हो गया एसी। ये कीपिंग इट है, ये एच जैसा दिख रहा है, तो ये है इट, ठीक है? सो दिस वाज द कूल कोalition, ठीक है? ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था यूएनईपी द्वारा भी, यूएनईपी प्लस कूल कोalition दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है? गॉट इट? एक मिनट, कॉप 28 में रिपोर्ट हुआ था, यूएनईपी प्लेज हुआ था, कॉप 28, सॉरी थोड़ा सा चेंज करिए, यहाँ पे से कूल कोalition हटाइए, वही थोड़ा सा पटा सा लगा मुझे, यहाँ पे सिर्फ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इसको रिपोर्ट पब्लिश किया था, और एक प्लेज लिया गया था, वो प्लेज लिया गया था कूल कोalition प्लस कॉप 28 द्वारा, कूलिंग प्लेज। ये लिख लीजिए, चेंज कर लीजिए थोड़ा सा प्लीज, कीपिंग इट चिल, हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स व्हाइल रिड्यूसिंग एमिशंस, करेक्ट? कुछ भी ग्रुप बना देते हैं यू विल अंडरस्टैंड। अभी आप देखोगे गाइस, मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूं, जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि आप देखोगे कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स काम करता है। आप देखना, शुरुआत से देखना कि क्या फोकस रहा था ये वेस्टर्न कंट्रीज का। ये लिखिए, आगे बढ़े फ्रेंड्स, आगे बढ़े क्या? हमको बताइए चैट पे, आपका तो चैट भी आजकल धीरे धीरे चलता है, पता नहीं कुछ गड़बड़ा हुआ है, व्हाटएवर, आई एम नॉट श्योर। आगे बढ़े, लेट मी सी कहां हो आप लोग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, डन। स्लो है थोड़ा, पता है आप शायद बहुत, यू मे नॉट रियलाइज इट, पर आप शायद टाइप करते हो ना, उसके ऑलमोस्ट 10-12 सेकंड बाद आपका चैट ऐसे आता है। प्लेज वाला मतलब क्या है? प्लेज नहीं होता है ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो हम लोग पहले लेते थे प्लेज, हाँ उसका कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, वो ऐसे ही सब पे प्लेज लेते हैं, फिर अगले दिन वही करते हैं, ठीक है? हमारे स्कूल में हुआ था एंटी टोबैको प्लेज, तो सब हम लोग, मेरा बॉय स्कूल था, हम लोग सारे गए उस प्लेज में, प्लेज लिया। हाँ हमारे उसमें, मैं मिशनरी स्कूल से, तो फादर ने प्लेज दिलाया, और उसके शाम में मैंने अपने फ्रेंड को देखा सिगरेट पीते हुए, तो कोई मैटर नहीं करता, उसे प्लेज ऐसे ही बस, उसको इन्फोर्सेबल नहीं है वो। प्लीज एक्सप्लेन पॉइंट 2 सर, एक्सप्लेन करने का क्या है इसमें? मैंने इतना एक्सप्लेन किया इसको। कूलिंग का दो एंगल है, एक एंगल जहाँ पे कि आपको डिमांड है, जहाँ पे लोगों के पास पैसा है एसी खरीदने के लिए, तो वहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, उस डिमांड को हमें देना है, भरना है। और दूसरा उन सारे एरियाज में जहाँ पे पैसा नहीं है, उनका हक बनता है, लेकिन राइट बनता है, आप भी मानोगे ना कि द पुअर हैव एन इक्वल राइट टू एसी, तो अफोर्डेबल एसी उनको हम एक्सेस देना कोशिश करना है। ऐसा नहीं हो कि सारे खाली एसी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ रिच फैमिली तक रुक जाए, सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, जैसे कि एलपीजी गैस होता है, ये ह्यूमन राइट बन गया, डिग्निटी का बात आ गया, ठीक है? तो वही मैं कह रहा हूँ, वही मैंने ब्रेक डाउन किया इस कॉन्सेप्ट को, ये आप भी तो अग्री करोगे गाइस, हाँ कि पसीना बहाना कोई ऐसा मतलब प्राइड का तो बात है नहीं, एवरीवन डिजर्व्स टू बी कंफर्टेबल, करेक्ट? अब हम देखते हैं, लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड माय इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशंस, एक एक करके करेंगे, जहां तक आज पहुंचे गुड, उसके बाद कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशंस, इसका भी मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी होगा, ठीक है? प्लीज गो अहेड एंड लुक एट द फ्लो चार्ट बिफोर यू स्टार्ट रिवाइजिंग, आप फ्लो चार्ट देखेंगे, ओके? डी या नो डी हमको बताओ। ऑलराइट लेट्स बिगिन, वन बाय वन वी विल बिगिन। फर्स्ट वी ऑलवेज गो बैक टू द वन पर्टिकुलर थिंग जहां से सब शुरू हुआ था, ठीक है? एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज माय स्टॉकहोम कन्वेंशन, ओके? फर्स्ट राइट डाउन स्टॉकहोम कन्वेंशन, लिखिए स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये बताइए गाइस हमने किस साल में लिखा था? आई थिंक हमने आपको लिखाया भी है इसके बारे में पहले, बताइए किस साल में हुआ था ये? बताओ फ्रेंड्स, 1973 में कुछ था, 1972-73 के आसपास, हाँ? कौन सा साल में था बताओ, विच ईयर? 1972, डिड वी राइट डाउन अबाउट स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ दैट ईयर? सॉरी, लिखिए उधर, एक एक करके करते हैं गाइस, पहले तो इसको चेंज करो, गर्मी हो गया यार, इसको चेंज करिए, इसको लिखिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। पहले तो दो तरह के हैं, एक है कॉन्फ्रेंस, एक है कन्वेंशन, ध्यान रखेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्टॉकहोम कन्वेंशन, दिस इज ऑन persistent organic pollutants, ये आप पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन में, कंफ्यूज मत होना, ओके? हम पहले देखेंगे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, लिखिए उधर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था 1972 में, ऑब्वियसली जैसे आप में से काफी लोगों ने सही तरीके से बताया। नंबर 2, दो पॉइंट 3 पॉइंट लिखेंगे और उसी से समझेंगे गाइस, ठीक है? इट वाज द फर्स्ट एवर, इट वाज द फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट एवर वर्ल्ड लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन कैसे कहें, प्लानिटरी अर्थ, द प्लानिटरी एनवायरनमेंट, फर्स्ट लेवल कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट, ऑन प्लैनेट्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे तो फोकस था, करेक्ट?
नंबर थ्री ओके, इसका थीम था सिर्फ एकमात्र एक ही, हाँ थीम मात्र एक, ओनली वन अर्थ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ध्यान रखो, शुरुआत यहीं से हुई थी तो आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए इसके बारे में। ओके, नंबर फोर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, ऐसे लिखे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, जो चिलिंग वाला रिपोर्ट लिखा था, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको हम कह रहे हैं UNEP। मार्क दिस इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। कन्वेंशन दूसरा है, कॉन्फ्रेंस दूसरा है, इसलिए मैं भी थोड़ा एक मिनट के लिए भौचक कर गया था कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे। गॉट इट? तो यहाँ से सब शुरुआत हुई। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा, वी कम स्ट्रेट अवे टू माई रियो 92। अब आएंगे हम 1992 सीधा। अब देखो कितना आसान हो जाएगा सब कुछ। लिखिए वहाँ पे, माई फर्स्ट वन आफ्टर दैट वाज रियो 92। लिखिए, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रियो 92। इतना लिखो, रियो मतलब रियो डी जेनेरो ब्राजील। ओके, और यहाँ पे आपका, इसको हम कहते हैं अर्थ समिट भी, सबसे बड़ा समिट था आज तक का ये, अर्थ समिट। नंबर टू, अर्थ समिट। इसके अंतर्गत, ओके लिखिएगा इधर, इसके अंतर्गत आपने फॉर्म किया यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। लिखिए इधर, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये देखो, ये फॉर्मेशन में आया UNFCCC केम इनटू बीइंग। पॉइंट नंबर थ्री, ठीक है, लिखिए इसे, UNFCCC इज द सोर्स या पेरेंट ऑफ पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट 2015। स्टॉकहोम मींस, अरे स्टॉकहोम तो जगह का नाम है यार, स्वीडन में नहीं है मेरे ख्याल से स्टॉकहोम। कहाँ पे है स्टॉकहोम गाइस? स्टॉकहोम तो इज अ प्रॉपर नाउन, उसका मीनिंग अब मुझे तो चेक करना पड़ेगा। स्टॉकहोम बताइए कहाँ पे है? स्वीडन है ना, उसी की तो राजधानी है स्टॉकहोम, करेक्ट? स्वीडन है, नॉट डेनमार्क, स्वीडन, स्वीडन। ओके, नाउ वंस यू अंडरस्टूड कि रियो 92 एक अर्थ समिट हुआ था, मेजर समिट हुआ था गाइस, ठीक है, जहां तक आप देखोगे कि इसका करीब रफली आपके 150 के आसपास कंट्रीज गए थे सारे के सारे, ठीक है। तो ये सारे गए वहां पे जाके इन्होंने एग्री किया कि हाँ भाई अब हमें क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। देखो कैसे चीजें धीरे धीरे मूव होती हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं तो अभी बस इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, नथिंग एल्स हैपेंस। ओके, आप देखोगे कि ऑलमोस्ट अप टिल 2000 मिड 2000 इतना लैकेडासिकल अप्रोच, लैकेडासिकल मतलब इतना कैजुअल अप्रोच देखा जाएगा, होता है, चलता है, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, मीटिंग करेंगे, यही चल रहा है इनका, जिसको हिंदी में कहते हैं बकैती कर रहे थे बैठ के फुल 10-12 साल, ठीक है। अब आप देखो, हम इसका जाके चार्ट ड्रॉ करते हैं ताकि आप समझोगे कि इस बकैती का कितना लंबा टाइम चला है, ठीक है। लिखिए उधर, नेक्स्ट UNFCCC, ठीक है, इसके अंदर नंबर 1 पॉइंट लिखिए यहाँ पे, UNFCCC के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखिए यहाँ पे, ओके, कंप्राइजेस या कंसिस्ट्स ऑफ, कंप्राइजेस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको हम कहते हैं कॉप। तो एक फ्रेमवर्क, एक ब्रॉड बेस्ड एजेंडा इन्होंने तैयार किया, उसका नाम दिया गया कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप क्या है भाई? कॉप इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, सारे कंट्रीज आएंगे और डिसीजन लेंगे साथ में, इट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। ओके, समझ रहे हो? कहां कॉप मीट करता है? वेयर डज कॉप मीट? अब आप देखो, कॉप समिट्स इस साल हुआ दुबई में, करेक्ट? कॉप 28 हुआ हमारा दुबई में, कॉप 29 होने वाला है बाकू। पर अगर कोई वेन्यू अग्री नहीं कर पाती है ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जितने नेशंस हैं, जितने लोग हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सब आते हैं इसमें। ऐसे समझो, कॉप मीटिंग्स में सिर्फ कंट्रीज नहीं अटेंड करते, प्राइवेट सेक्टर भी भर के अटेंड करता है, पर डिसीजन मेकिंग कंट्रीज का होता है। समझ रहे हो? ध्यान से सुनना, कॉप के मीटिंग्स में सारे जाते हैं, आप भी चाहो तो जा सकते हो। आप देखोगे कुछ लोग इंस्टाग्राम पे चमकाते हैं कॉप का मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई भी जा सकता है, पैसा खर्चा करना आना चाहिए बस, ठीक है। पर मीटिंग में बैठने का मौका सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, तुमको नहीं बैठने देंगे। तुम जाओ उधर अपना मीटिंग अटेंड करो, अब बोलने का मौका नहीं मिलेगा तुमको, तुम्हें टूरिस्ट की तरह बेसिकली, ठीक है। तो अब ये देखो, अगर मान लो आपने अग्री नहीं किया, ये सारा कंट्रीज मिलकर अग्री नहीं किया कि हाँ भाई कॉप 29 हमारा बाकू में होना है, इन दैट केस अल्टरनेटिव वेन्यू इज ऑलवेज इन बॉन। अल्टरनेटिव वेन्यू हमेशा होता है बॉन में। बॉन कहां पे है? जर्मनी में। लिखिए पहले, अल्टरनेटिव वेन्यू इन बॉन। कुछ लोग तो सिलेक्ट होते हैं और कुछ लोग ऐसे बस नहीं होता, अपना इंस्टाग्राम वैल्यू बढ़ाने के लिए, ठीक है। बॉन में क्यों जाते हैं भाई? क्योंकि पहला कॉप यहीं हुआ था, फर्स्ट कॉप यहीं पे हुआ था, सेक्रेटेरिएट भी यहीं पे है कॉप का, ओके। कित कब कब मिलता है कॉप? हर साल। कॉप मीट्स एवरी ईयर। नंबर 4, कॉप मीट्स एवरी ईयर, एक साल में एक बार तो मिलना ही आपने सब लोगों ने, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहला कॉप, कॉप 1, ऐसे लिखा हूं यहाँ पे, कॉप 1 सबसे पहला हुआ 1995 में, वो हुआ हमारा बॉन में, जैसे आपने अभी लिखा। अब 1 से लेकर 28 तक हम लोग पहुंच गए। क्या आपको सारे 28 के 28 जानने हैं? एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, वो रिकमेंडेड भी नहीं है, कर भी नहीं पाएंगे आप। आपको क्या जानना है? इंपॉर्टेंट वाले देखिए। सबसे पहला आता है कॉप 3, लिखिए इधर, यू शुड नो कि कौन सा कहां क्या हो रहा है। कॉप 3 इंपॉर्टेंट, व्हाई इज कॉप 3 इंपॉर्टेंट? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3, ये हुआ हमारा, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, क्योटो में। क्या हुआ होगा क्योटो में? बताइए, क्योटो में हुआ होगा। कॉप 3 नोन फॉर क्योटो प्रोटोकॉल। अभी इसके बाद हम सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, करेक्ट? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है। साल इंपॉर्टेंट नहीं है बट कोई चेक करके बता दो, हर साल हो रहा है, मतलब 1997 में हुआ होगा क्योटो प्रोटोकॉल।
हर साल का फ्रीक्वेंसी है, तो मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेना फ्रेंड्स, साल मुझे मैं भूल जाता हूँ, मेरे ख्याल से 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। अरे चश्मा गिर गया। ओके, क्या है क्योटो प्रोटोकॉल, हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आइए कॉप 8, कॉप 8, ठीक है, साल अगेन चेक करेंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर। कॉप 8 हुआ था नई दिल्ली में, यहीं पे जहां से आपका क्लास आ रहा है, न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट भाई, अपने देश में, अपने राष्ट्र में हुआ तो जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए फ्रेंड्स, कॉप 16, देखो मैं आपको एकदम ब्रेकडाउन कर दूंगा, कॉप 16, ठीक है। कॉप 16 हुआ था 2010 में, करेक्ट, मैं कॉलेज में था उसमें भी। कॉप 16 हुआ था 2010 में, ठीक है। कॉप 16 हुआ था हमारा कैनकून में, ओके, कैनकून, मेक्सिको। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, रेड में लिखो, ग्रीन क्लाइमेट फंड, कॉप 16 ग्रीन क्लाइमेट फंड, ओके। फिर लिखिए कॉप 18, कॉप 18 हुआ होगा 2012 में मेरे ख्याल से, कॉमन सेंस मुझे ये कह रहा है 2012 में हुआ होगा, ठीक है। कॉप 18 के अंदर इसको हम कहते हैं दोहा अमेंडमेंट टू, सॉरी, दोहा अमेंडमेंट टू माय क्योटो प्रोटोकॉल। अभी हम देखेंगे, दोनों देखेंगे ध्यान से, दोहा अमेंडमेंट टू क्योटो प्रोटोकॉल, ओके। देन आफ्टर दिस द बिग वन फ्रेंड्स, जो आपको बहुत डिटेल में घुस के पढ़ना है इनफैक्ट, इज कॉप 21। जैसे आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉलिटी में, वैसे ही कॉप 21 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर हुआ पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। साल आपको पता है 2015, 3 साल बाद, करेक्ट, 2015 सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉप 21 आर्टिकल 21 जैसा, ओके। एंड देन वी हैव कॉप 28, लिख लीजिए यहाँ पे, इनफैक्ट दो और लिखो, इसी में मैं यहाँ कंटिन्यूएशन लिखा हूँ। इसके बाद था कॉप 27 शर्म अल शेख, ओके, शर्म अल शेख। और कॉप 28 हुआ दुबई में। आपको कौन कौन से किसके कौन कौन से एकदम डीप में पढ़ना है, मैं आपको यहाँ पे ग्रीन से मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉप 21, इसके बगैर प्रिपरेशन इनकम्प्लीट। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, इन एंड आउट। उसके बाद कॉप 28 पता होना चाहिए, इन एंड आउट। ये तीनों को आप छोड़ नहीं सकते हो, गेट इट फ्रेंड्स। अब हम चलेंगे बैकवर्ड्स, ओके, हम 92 तक गए हैं, अब हम बैकवर्ड्स चलेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हम सबसे पहले करेंगे। प्रीवियस स्लाइड प्लीज, हियर इट इज, प्रीवियस स्लाइड इज हियर, ओके। नाउ लेट्स गो अहेड एंड लुक एट कॉप 28। कॉप 28 के आउटकम्स पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है, मेरा सजेशन रहेगा जाके देखिए, टेलीग्राम पे अपलोडेड है, ओके। मैं उस लेक्चर का पीडीएफ भी आज रात पहुंच के मैं शेयर कर दूंगा आपके लिए। प्लीज कॉप 28 के आउटकम्स के जो नोट्स आप लिखोगे अभी, उसके साथ कंपेयर करिएगा, एंड ऐड एनीथिंग दैट वी मे और मे नॉट मिस। आइडियली आई डोंट थिंक विल मिस एनीथिंग, बट स्टिल, व्हाट इज शर्म अल शेख? इट इज अ प्लेस इन इजिप्ट, ज्योग्राफी, इट इज अ प्लेस इन इजिप्ट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मिलता है वहां पे, शर्म अल शेख, ठीक है। नो प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स सर। आईएएस गोज टू कॉप, अगर आप एनवायरमेंट सेक्रेटरी हो तो जरूर जाओगे, और अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में हो तब तो आप डेफिनेटली जाओगे, क्योंकि वो आपका ही एरिया है, वो क्यों छोड़ोगे आप, सोचने वाली बात है कि नहीं। आपको पता है आईएफएस लोग कैंस फिल्म फेस्टिवल भी जाते हैं, हाँ, कैंस फिल्म फेस्टिवल, ये जितने फिल्म फेस्टिवल वगैरह होते हैं, उसमें हमारा कोई ना कोई डिप्लोमेट उधर घूम रहा होता है, फैमिली लेके, भाई, हाँ, कांस जिसको कहते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल हिंदी में, करेक्ट। चलिए कॉप 28 देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, नोट्स लिखेंगे, की आउटकम्स ऑफ कॉप 28, जो कि आपका हुआ दुबई में, एट दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नंबर 1, ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, जीएसटी। मैं वही एग्जांपल दोहराऊंगा जो मैंने उस वीडियो में भी दोहराया हुआ है। पहले लिखिए ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, जीएसटी, सबसे पहली बार ये हुआ। कॉप 29 अजरबैजान में होगी, करेक्ट समर्थ, बाकू में होगा। Could you please revise the COPs? We will go backwards, Pradanya. We'll go from 28, then we'll go to our 27, then 15, in decreasing order of importance. Because from the exam perspective, you are much more likely to have a question on 28 than on say COP 1 or 2 or 3. Okay? मुझे वो भी तो देखना है कि आपका सब्जेक्ट में कौन सा ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि 28 के 28 कॉप्स पढ़ने जाएंगे आप, तो पहली बात तो आपको समझ में आएगा नहीं, और दूसरा मैं भी सो जाऊंगा। ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट लिखा, जीएसटी क्यों लिखा है सर? ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, जीएसटी का अर्थ से गुड एंड सर्विसेज टैक्स नहीं होता है, करेक्ट फ्रेंड्स। अभी ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर भी हमने देखा, उसको भी जीएसटी कहते हैं। ये इसको कहते क्या है? शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रिविएशंस, ठीक है। अब ग्लोबल स्टॉक टेकिंग क्या है, जिनको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि स्टॉक टेक क्या होता है, देखिए, आप सारे लोगों ने अगस्त में अपनी पढ़ाई चालू की है, करेक्ट, और अभी हम पहुंचने वाले हैं जनवरी 2024 में, और आपका एग्जाम है मई में, मई 26 मई को। हाँ, अभी किसी स्टूडेंट ने वहां पे कहा कि हमारा पहले पॉलिटी चल रहा था, पॉलिटी फिनिश नहीं हुआ, फिर फलाना सब्जेक्ट चला, फलाना फिनिश नहीं हुआ, अभी इन्वायरमेंट चल रहा है। तो वो क्या कर रहे थे, वो स्टेटमेंट के पीछे मंशा क्या थी? स्टॉक टेकिंग, कि हमने कितना किया, कितना बाकी है, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करने के लिए आपको समय समय पे रिव्यू करना पड़ता है कि हाँ भाई कितना सिलेबस हमने फिनिश कर लिया, क्या मैंने पीवाईक्यूज लगाने शुरू किए, क्या मैं एमसीक्यूज लगा रही हूँ, क्या मैं मेंस क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सो मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क। तभी तो आप जाके 26 मई के दौरान या 25 मई को आप बोल पाओगे कि हाँ आई एम 60-70% प्रिपेयर्ड। उससे ज्यादा फीलिंग नहीं आता है, 70% प्रिपरेशन और नॉलेज लेवल इज इनफ टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, ठीक। तो वो क्या है? स्टॉक टेकिंग, रिव्यू एक्सरसाइज, दैट इज स्टॉक टेकिंग। सो तो जीएसटीआर होगा ना, अरे क्या वो सवाल थोड़ी ना पूछेंगे आतिका, आप मुद्दे पे ध्यान दो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप भूल जाओ कि मैंने जीएसटी लिखा, चलो हटा दो, इस पे सवाल थोड़ी ना पूछेंगे आपको कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, आप मुद्दे पे ध्यान दो। व्हाट इज स्टॉक टेकिंग? स्टॉक टेकिंग इज कि आपने जब काम शुरू किया, कब काम शुरू हुआ, और क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। और फिर आप ये भी सोचते हो कि हमें और क्या क्या करना चाहिए ताकि हम टाइम पे सब अपना गोल को रीच कर सकें, टाइमली आप अपना गोल को पहुंच पाओ। यही है हमारा स्टॉक टेकिंग। पहले तो समझो कॉन्सेप्ट, स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज क्या है कि हम कितना रास्ता नाप चुके हैं, कितना जाना है। तो लिखिए यहाँ पे पॉइंट 1, भूल जाओ जीएसटी, फॉरगेट इट, जस्ट राइट ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट, नो प्रॉब्लम्स, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स माय फ्रेंड्स, ओके।
यहाँ पे लिखिए पॉइंट वन, पॉइंट वन, पॉइंट वन लिखिए, फर्स्ट टाइम एवर एट COP28 global stock taking exercise or review was conducted. Point B, global stock taking, अब मैं जीएसटी लिख नहीं सकता था, देख रहे हो, आई एम फाइंडिंग वेज। लिखिए इसको, मैं फिर से वही लिख रहा हूँ, क्या करूँ भाई, जीएसटी अब से एवरी 5 years होगा ग्लोबल स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज, और ये अगला होगा नेक्स्ट एट COP33, जिसका वेन्यू अभी अनाउंस नहीं हुआ है। इसमें लिखिए इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, कंपोनेंट्स इक्वल्स टू, लिखिए इधर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके। सबसे पहला, व्हाट इज द प्रोग्रेस, ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द गैप, नेक्स्ट टेक स्टेप्स टू एड्रेस द गैप, बताइए समझ में आ रहा है, व्हाट इज ग्लोबल स्टॉक टेकिंग रिपोर्ट, असेसमेंट ऑफ कंट्रीज परफॉर्मेंस टुवर्ड्स देयर एमिशंस टारगेट, लिखिए, लिख लो लाइज, जो लिखना है लिखो, तो फटाफट लिखो बस, ओके। पॉइंट डी लिखिए यहाँ पे, पॉइंट डी, पॉइंट डी, चलिए आप लिखो, जीएसआर कॉल्स फॉर, अब देखो इट कॉल्स फॉर, यहाँ पे लिखिए रेड करके, ट्रिपलिंग, मतलब 3 times, ओके, जीएसआर कॉल्स फॉर ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, मतलब क्या है, आप एनर्जी कहां कहां से लेते हो, एक है आपका रिन्यूएबल सोर्सेज और एक है आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अगर आप रिन्यूएबल को ट्रिपल कर रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को आप घटाओगे ना, कॉमन सेंस है, मुझे बताइए फ्रेंड्स। अगर मैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब में मैं ज्यादा पैसा लगा रहा हूं, मतलब क्या है कि मैं पेट्रोल डीजल में कम पैसा लगाऊंगा, कोल में कम पैसा लगाऊंगा। अभी हम वही देखेंगे कि कैसे एक ही टाइम पे इन्होंने कहा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में अब हम 3 गुना अपना कैपेसिटी बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम फॉसिल फ्यूल से अब हम हट जाएंगे। कॉमन सेंस देखना गाइस, ओके, लिखिए यहाँ पे, लिखिए लिखिए, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी किस साल तक होना है बाय द वे, बताइए, ये रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी कब तक हो जाएगा, बाय विच ईयर, करंट अफेयर्स किस साल तक होना है ये, 2030 या 2050, 2025 तो नहीं है। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द जीएसटी रिपोर्ट, हाउ मच वी हैव प्रोग्रेस्ड, 2030 तक फ्रेंड्स, नॉट 2050। जो फॉसिल फ्यूल्स वाला है ना, जो कोल वाला है ना, वो अलग है, ध्यान देना डेट्स, ये है 2030, ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, ठीक है। साथ में पॉइंट ई लिखिए, जीएसआर ऑल्सो कॉल्स फॉर, इस स्टॉक टेकिंग रिपोर्ट में एक और चीज हम देखेंगे कि इट कॉल्स फॉर रिड्यूसिंग मीथेन एमिशंस बाय 2030, कॉल्स फॉर रिड्यूसिंग मीथेन एमिशंस नॉन कार्बन डाइऑक्साइड वाले बाय 2030। अब हमको एक बात बताओ फ्रेंड्स, अपने ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाले नोट्स पे जाइए कल वाले, और वहां पे देख के हमको बताइए कि मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है और उसका लाइफ टाइम है, क्या वो कम है या ज्यादा है बाकी गैसेस के मुकाबले, इज इट अ शॉर्ट टर्म गैस और नॉट, हमको बताइए, इज इट अ शॉर्ट टर्म गैस और नॉट, करेक्ट। अब आप देखो, देखो कैसे दिमाग लगाया इन लोगों ने, इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि अब हम जो 1.5 डिग्री का टारगेट है, इतना जान के रखो कि एक 1.5 डिग्री का टारगेट है, जो अगर हम आगे चले गए अपने ग्लोबल सरफेस टेंपरेचर से हम आगे चले गए तो कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। तो सारा मुद्दा है कि आपके ग्लोबल सरफेस टेंपरेचर के इंक्रीज को किसी तरीके से 1.5 के नीचे रखना है, साम दाम दंड भेद लेके जैसे भी हो जाए। अब उसमें देखो सबसे इजीएस्ट टारगेट कौन सा है, बाकी सारे गैसेस आप देख रहे हो उनका लाइफ टाइम ज्यादा है, पर यहाँ पे मेरा मीथेन का लाइफ सिर्फ अराउंड व्हाट 12-15 साल है, हमने कल लिखा था 12-15 साल लिखा था हमने। तो देख रहे हो आप लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन को कम करोगे और उसके बाद रिजल्ट दिखाओगे कि देखो देखो हमने एकदम एमिशन सब हम कंट्रोल कर रहे हैं, पर क्या हम एक्चुअली एमिशन कंट्रोल कर रहे हैं, अब बताओ। शॉर्ट टर्म में इन्होंने मीथेन को टारगेट किया 2030, मतलब 7 साल के अंदर अंदर हम बहुत सारा मीथेन कैप्चर करके और अब उसको हम कंट्रोल करेंगे। पर क्या ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, प्रॉब्लम्स कहां से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, मीथेन तो सिर्फ एक साइड पार्ट है ना, थिंक ऑफ इट एज शाहरुख खान एंड जॉनी लीवर। आपको कंट्रोल करना है शाहरुख खान को, पर आप यहाँ जॉनी लीवर को पकड़ के बैठे हुए हो, उसको कब पकड़ोगे, अरे गेट इट, ये सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं, वो जो नानी बोली थी ना वो सही बोली थी, ये सारे मिलकर पागल ही बना रहे हैं। तो ये लिखिए, इसका मीनिंग लिखिए यहाँ पे लिखिए, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, कैसे याद भी आ जाता है ना वो सब चीज। चलो यहाँ पे लिखिए, मीथेन इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब जो आसानी से हम गोल रीच कर सकते हैं, हाँ इसको एमिशंस काटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। मीथेन इज अ लो हैंगिंग फ्रूट इन द क्लाइमेट अगेंस्ट, इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। मैं ऊपर लिख देता हूं, जगह नहीं रहा मेरे लिए, या प्लीज लिखो ना, मीथेन इज अ लो हैंगिंग फ्रूट इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, मतलब ये सबसे आसान टारगेट है जो हम ऐसे भी हम रीच कर लेते हैं, तो ऐसा हमें कुछ उखाड़ा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। चलिए, मीथेन इज अ लो हैंगिंग फ्रूट इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ऐसे लिखिए, मीथेन इट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, मतलब ये एनीवेज हम इसको हम डील कर लेते हैं, ऐसा बड़ा बात नहीं है, इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ओके। अब चलते हैं आगे, ये था सबसे पहला ग्लोबल स्टॉक टेकिंग रिपोर्ट जीएसआर। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड, लिखिए गाइस, तो आगे बढ़े, हमको बताइए जल्दी से, कैन बी सीड एज अ फर्स्ट बेबी स्टेप, सुबीर द थिंग इज baby steps are not going to be enough, you need to take large strides right now given that we are already behind, baby steps is like इंग्लिश में कहते हैं पेपरिंग ओवर द क्रैक, कि आपका दीवार में एक बहुत बड़ा ऐसा दरार हो गया और ऊपर में आप पोस्टर साट रहे हो, उससे प्रॉब्लम थोड़ी ना सॉल्व होगा, करेक्ट। नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे नंबर 2,
मतलब द सिंसियरिटी इज मिसिंग सुबीर, डू यू रियलाइज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द स्टेप बट दैट सिंसियरिटी इज समहाउ मिसिंग। ओके नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ट्रांजिशनिंग अवे, ये टर्म यूज किया गया, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ओके यहाँ पे पॉइंट ए लिखिए, पॉइंट ए लिखिए। ओके नेट जीरो टू बी अचीव्ड बाय 2050। देख लो, जो चीज ज्यादा पोल्यूटिंग है उसके लिए हमने लॉन्ग टर्म गोल डाल दिया है, लॉन्ग टर्म गोल। हाँ एकदम लॉन्ग टर्म। जानते हैं ये क्या है? नेट जीरो ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये ग्लोबल लेवल पे हमें नेट जीरो अचीव करना है, इंडिविजुअल लेवल पे हमें नहीं अचीव करना है। ग्लोबली द वर्ल्ड शुड अचीव नेट जीरो बाय 2050। लिखो इधर, टारगेट इज ग्लोबल। दस हाउ टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी फॉर इंडिविजुअल नेशंस। अब बताओ क्या आंसर इसका? हो ही नहीं सकता ना। जो ग्लोबल गोल है उसमें अब आप कैसे आप इन्फोर्स करोगे? हाँ टारगेट नहीं मीट किया अगर 2050 तक, तो किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हो क्या? नहीं, ये सबका कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, इसमें इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी हम पकड़ ही नहीं रहे। समझ लो, तो इसको हम कह सकते हैं लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जो आप लिखते हो ना वही है कि ये इंडिविजुअल टारगेट नहीं है। समझ में आ रहा है? देख लो कैसे मतलब चीजों को घुमाया जाता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स को तो ये नहीं था, कोल प्लस ऑयल प्लस नेचुरल गैस, ये लिख लीजिए यहाँ पे। कोल फॉसिल फ्यूल्स के अंदर तीन ही आते हैं, समझ रहे हो? और आप देखेंगे अगर COP 28 के बाद जितने सारे ये स्टेटमेंट्स इन कंट्रीज ने रिलीज किए, सारे के सारे डेलीगेट्स ने जो रिप्रेजेंटेटिव थे सबने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। हाँ? तो मैं यूएस वाले का पढ़ा, अपना वाला तो ऑब्वियसली मैं पढ़ा, और मैं रैंडमली ऐसे दो तीन पढ़ा। एंड ऑफ द डे मेरे को पता है क्या फीलिंग आया? वो पंचायत नहीं कहता कि देख रहा है विनोद कैसे गोल गोल घुमाया जाता है अंग्रेजी बोल के। एग्जैक्ट वही था। नो वन वांटेड टू एक्नॉलेज एक्सेप्ट बस एक ग्रुप था जिन्होंने एक्चुअली में टू द पॉइंट कहा, बाकी सारे बस अंग्रेजी बोल बोल के गोल गोल घुमा रहे थे। हाँ? एक था अपना ग्रुप स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का। ठीक है, ये स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का ग्रुप है। कौन कौन से होते हैं गाइस इसमें हमको बताएंगे? स्मॉल आइलैंड स्टेट्स में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं हमको बताइए थोड़ा। स्मॉल आइलैंड स्टेट्स कौन कौन से होते हैं? फिजी, तुवालू, वो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, जितने सारे कंट्रीज हैं छोटे छोटे आइलैंड्स। करेक्ट, जो कि आप श्योर अग्री करोगे कि बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और जो हमारा सी लेवल राइज हो रहा है, तो सबसे पहले तो उनका ही अस्तित्व अटैक में है। मेडागास्कर, सारे के सारे लिखिए जो अपने सारे पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, वो सारे हैं। पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया प्लस बाकी सारे आइलैंड स्टेट्स, मेडागास्कर वगैरह, गैलापागोस वगैरह। चलो गैलापागोस तो इक्वेटर का है, वो तो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स में नहीं आएगा, पर बाकी सारे जो भी हैं छोटे छोटे आइलैंड्स, मालदीव्स, सेशेल्स, रियूनियन हॉटस्पॉट, मतलब रियूनियन आइलैंड्स। ठीक है, तो उन्होंने जाके सबसे पॉइंट ये रखा कि आप लोग जो टारगेट सेट कर रहे हो जो दूर का, एकदम दूर का टारगेट सेट किया तब तक तो हमारा घर उजड़ जाएगा, 11 दिन घर उजड़ जाएंगे। तो व्हाट इज टू बी डन? आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, COP 28 में जब ये फाइनल डिक्लेरेशन साइन हो रहा था ना, इन लोगों को बुलाया ही नहीं गया। दे वर नॉट इंक्लूडेड। इनकी गैर हाजिरी में वो फाइनल डिक्लेरेशन अडॉप्ट करके पास कर दिया। क्यों? क्योंकि आप किस मुंह से जस्टिफाई करोगे इनको कि हाँ भाई हमने एक ग्लोबल टारगेट डाला है 2050 का, और तब तक कोई पॉसिबल है कि आपका घर, आपका अस्तित्व, कल्चर, फूड, ट्रेडिशन, लोग सब रिस्क पे, आप नहीं कर सकते। यू कांट डू दैट आई टू आई। बिकॉज ऑफ दिस दे वर नॉट इंक्लूडेड इन द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में इनको एक्सक्लूड कर दिया गया था। ये क्रिटिसिज्म मैं बता रहा हूं आपको इसका। इट इज नॉट अ वेरी इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट। ठीक है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट को बाहर रखा, एक्सक्लूजनरी पॉलिसी हुआ ये। सर फिर ये बड़े नेशन ऐसे बोलते हैं। अरे गौरव मैं बता रहा हूं, आप जितना इंटरनेशनल रिलेशंस ध्यान से पढ़ोगे ना, उतना आपको लगेगा कि सच में कितना फ्यूटाइल है ये एक्सरसाइज। क्योंकि जब मौका था हेल्प करने का तब कोई नहीं करा। हाँ, ये इनका तो सील्ड है फ्यूचर, इनका फ्यूचर सील्ड हो गया इस COP 28 में कि ये बचेंगे नहीं, ये अब इनको निकलना पड़ेगा जहां जहां ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए नंबर 3, या नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। ये लिख लीजिए फ्रेंड्स, ये लिख लीजिए। इसके बाद ये COP 28 के आउटकम्स करके फिर आज देखते हैं कहां तक खींच सकते हैं। लिखिए, हमको बताइएगा प्लीज। डन, आगे बढ़े। ओके नंबर 3, नंबर 3। उसके बाद आया एक नेक्स्ट थर्ड आउटकम है हमारा, द ग्लोबल गोल ऑन अडैप्टेशन। ग्लोबल गोल ऑन अडैप्टेशन। अडैप्टेशन का हमने अभी वो फुल फॉर्म पूरा मीनिंग हमने समझा है क्या होता है, कि आप कम्युनिटीज को, कंट्रीज को वो मौका दे रहे हो कि वो प्रिपेयर कर पाए टू फेस द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। करेक्ट। तो अभी तक अगर आप देखोगे ना, यहाँ पॉइंट नंबर 1 लिखिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखिए, टिल COP 27 शर्म अल शेख द प्राइमरी ग्लोबल फोकस was on mitigation। ठीक है, मतलब आप ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कंट्रोल करने पे हमारा मेन फोकस था, मेन थ्रस्ट था। और कंट्रीज, ये भी लिखो पॉइंट बी इधर, कंट्रीज हैव बीन नॉन कमिटल टू इन्वेस्ट इन अडैप्टेशन मेजर्स, अडैप्टेशन फंड मेजर्स। ओके, क्यों? मुझे बताओ फ्रेंड्स, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा। क्यों ऐसा है कि ग्लोबल या वेस्ट के कंट्रीज, मान लो कि मोजाम्बिक में, हाँ, या फिर सोमालिया में, ये सब कंट्रीज में अगर वो कहेंगे कि हाँ भाई हमें अडैप्टेशन के लिए थोड़ा पैसा दो, तो वो कंट्रीज मना कर देती हैं। क्यों? क्योंकि अडैप्टेशन के बेनिफिट्स जो होते हैं ना, वो लोकल होते हैं। आप अग्री करोगे कि अगर आपने अभी अपना सी वॉल बनाया है, तो उससे न्यूयॉर्क में रह रहा वो जो बाइडन को, वाशिंगटन में रह रहा जो बाइडन को घंटा फर्क, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फायदा नहीं है उधर। करेक्ट, उससे आपको फायदा है, आपकी कम्युनिटी को फायदा है। गॉट इट? अडैप्टेशन का बेनिफिट्स ये है कि यू हैव द एक्सेस टू इमीडिएट बेनिफिट्स। तो उसमें वेस्टर्न कंट्रीज का लॉजिक था कि हम क्यों पैसा लगाएं, हमको क्या फायदा इससे, मुझसे क्यों पैसे मांग रहे हो। करेक्ट, तो भाई बिकॉज बेनिफिट्स आर लोकल, बेनिफिट्स ऑफ अडैप्टेशन आर लोकल, अडैप्टेशन आर लोकल इन नेचर। देखो कैसे सब चीज अपने पे आ जाता है कि मेरा फायदा तो मैं पैसा दूंगा, मेरा नहीं फायदा तो कोई फायदा नहीं, तुम्हारा घर भी डूब जाए चलता है। नेक्स्ट, हाउएवर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट सी, नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर
क्या टर्न, हाँ, ग्लोबल साउथ लेड बाय इंडिया campaigned for a comprehensive framework on adaptation, campaign for a comprehensive global framework on adaptation. ठीक है, ये सारे पुअर नेशंस उठ के कहे कि देखो अगर सिर्फ मिटिगेशन पे फोकस करेंगे हम तो एक पार्ट ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी हम अपना कर रहे हैं, हमें एडेप्टेशन के लिए एक ग्लोबल रूल्स चाहिए, एक तरीका चाहिए जहां पे कि सारा कंट्रीज अपने अपने कम्युनिटीज अपने अपने एरिया में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वहां के लोगों का जान माल का क्षति ना हो। इसी के लिए, इसी के कॉन्सिक्वेंस में अब ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन इस बार एक्सेप्ट किया गया, तो ये बड़ा लैंडमार्क है गाइस। एक तरीके से हम सोच सकते हैं कि ग्लोबल नॉर्थ और साउथ में साउथ की जो एक बड़ी जीत जिसे हम समझ सकते हैं, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेकअवेज इज दिस कि अब ग्लोबल साउथ के पास भी हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम पैसे आवंटित करेंगे। समझ रहे हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा पर मैं आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अगर आप दिल से सोचोगे ना तो आपको एक्चुअली में थोड़ा खटकना चाहिए कि गलत हो रहा है, ठीक है। अभी आप लिखिए डी लिखिए, क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह का सारा मैंने ऐसे वो कंपाइल करके वन अबाउट मेड दिस फ्लो चार्ट, पॉइंट डी लिखिए ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन में। अच्छा सॉरी, लिखा नहीं था क्या, लिख लो, ये थोड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं तो थोड़ा ध्यान से लिखेंगे प्लीज। लिखा, लिखो, कोई नहीं, फंड की बात है, करेक्ट उत्कर्ष, अभी आप सही पकड़ रहे हैं कि इवेंचुअली वो ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन में पैसे की बात को लेके अभी भी झगड़ा चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े गाइस, ऊपर से नहीं जाना चाहिए, मैंने आपको एक्चुअली में बहुत सिंपल तरीके से समझाया, इसको और सिंपल तरीके से समझाएंगे ना तो फिर हम टॉपिक के सीरियसनेस को हम निकालेंगे। आप पहले आज का क्लास ना जो आपने नोट्स लिखा है, सबसे पहले आप जाके मिटिगेशन और एडेप्टेशन को ध्यान से समझो, थोड़ा इंटरनेट देखो भाई, ठीक है, फिगर आउट करो कि एडेप्टेशन क्या होता है, क्योंकि अगर वो कांसेप्ट समझोगे तब आपको समझ में आएगा ये स्टोरी कि ये कंट्रीज ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। मिटिगेशन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, वहां से मैंने टॉपिक इसलिए उठाया आज ताकि आपको ये आसान लगे, कॉप 28 समझने में आसानी हो, ठीक है। आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा हेवी क्लास तो है, आई एग्री, पर अगर मेंस तक जाना है तो ये क्लास बारीकी से समझना रिकमेंडेड है, ओके। लिख लीजिए नोट्स, गो अहेड एंड रिवाइज, नहीं होता है हमसे पूछो, हम कल फिर बताएंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है, पर एक बार आपको भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक बार में कैच नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। क्लास को एक बार बार सुनना हो सके तो। यहाँ पे लिखिए पॉइंट डी, अडेप्टेशन, ओके। अडेप्टेशन के अंदर तीन चीजें, ए बी सी, वाटर सिक्योरिटी, इकोसिस्टम कंजर्वेशन, लिखिए ऐसे, वाटर सिक्योरिटी, इकोसिस्टम कंजर्वेशन और हेल्थ, इन तीनों को इंक्लूड किया गया है और डेट सेट किया गया है 2030 का, ठीक है। समझिए, डेट सेट किया गया है 2030 का कि हम ये सब फील्ड्स में हम एडेप्टेशन मेजर्स के लिए हम काम करेंगे, ओके। पॉइंट ई लिखिए, डबलिंग ऑफ एडेप्टेशन फाइनेंस, कहां से पैसा आएगा वो अब हम बोल रहे हैं कि हम डबल करेंगे वो सारा अमाउंट जो भी आज तक था उसका डबल, डबलिंग ऑफ एडेप्टेशन फाइनेंस, ओके, प्लस असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो इसमें आप देख लो अकाउंटेबिलिटी वाला इंक्लूड किया गया है, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग होगा, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग वाला इंक्लूड किया गया इसमें। तो मतलब जो हम प्रॉब्लम वहां पे हम आइडेंटिफाई किए थे कि दिस इज नॉन अकाउंटेबल, यहां पे हम कह सकते हैं दिस इज एन अकाउंटेबल प्रोजेक्ट, ओके, गॉट इट। इट विल डेफिनेटली हेल्प, 15 इट विल डेफिनेटली हेल्प। विशाल सिंह बोल सकते सर क्या लिखवाते रहते हो सारे दिन, मन नहीं करता क्लास का, मन नहीं करता क्लास का, आपको लिखने से डर लग रहा है ना, तो फिर सिविल सर्विस मेंस में क्या करेंगे आप बताइए, वहां पे तो आपको एक दिन में इतना लिखना है, हाँ, लिखना पड़ेगा गाइस। मैं आप अगर इस लाइन में आए हो ना तो वो वही बात होगी कि आपको इंडियन आइडल में जाना है और आपको रियाज करने से डर लगता है, कैसे होगा फिर, इंडियन आइडल की जगह कुछ और देख लो, रोडीज देख लो, करेक्ट। क्योंकि अगर रियाज करने से डर लगता है तो फिर जो भी आप नहीं बन सकते, सिंगर नहीं बन पाएंगे। अगर लिखने से डर लगता है तो सिविल सर्वेंट कैसे बनेंगे, तब कुछ और बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहाँ लिखना नहीं पड़ता है, हाँ। कितना टाइम हुआ, आप लोग पक गए क्या आज, ओके चलो लेट्स कॉल इट, कोई बात नहीं, चलो रेस्ट लो आप लोग, कल मिलते हैं। कल मैं क्लास थोड़ा लंबा लूंगा तो प्लीज लाइक डोंट आस्क मी टू स्टॉप अर्ली, अगर आप लोग थक जाते हो आप एग्जिट कर जाना, कोई इशू नहीं है, पर बाद में आके नोट्स बना लेना, ठीक है, आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ गाइस, ताकि ऐसा ना हो कि